एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी, वेलकम यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द सोल्यूशन ऑफ द टेस्ट पेपर, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल गया था। आई होप वहां से आपने लिंक को डाउनलोड करके पेपर जो है वो डेफिनेटली सॉल्व किया होगा एंड ऑल्सो आपको ये पेपर जो है बहुत आसान लगा होगा इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड और सीन ऑल द MCQs वीडियोज बेस्ड ऑन द टर्म 1 syllabus. So I hope that you guys have no doubts, but if in case किसी की प्रिपरेशन इतनी अच्छे से नहीं हुई है या फिर आपको पेपर थोड़ा टफ लग रहा है, डोंट वरी, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टेस्ट पेपर। सो जितने भी बच्चे जो हैं उनको नहीं पता था टेस्ट पेपर कौन सा है, जस्ट गो टू द कम्युनिटी पोस्ट, वहां पे आपको एक टेस्ट पेपर का लिंक मिल जाएगा। क्लिक ऑन दैट, डाउनलोड द पेपर एंड दिस इज द सोल्यूशन दैट यू आर गोइंग टू हैव। क्लियर? ऑलराइट, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जल्दी से इंस्ट्रक्शंस डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके CBSE का जो फॉर्मेट आया था ना सैम्पल पेपर का, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, आई होप आप सबने देख लिया है। नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी प्लीज चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न है, तो उस पर बेस्ड भी जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं ना हमारे सिलेबस में टर्म 1 के एग्जाम में उससे रिलेटेड सारे ही MCQs वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी आपको इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो प्लीज अगर आपने कोई नहीं देखा अभी तक वीडियो, चेक दैट आउट बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम लेफ्ट कि आप ऐसे लेट बैक रह के इंग्लिश पेपर के लिए जा सकते हो। क्लियर? सो 40 on 40 स्कोर करना है, देन प्लीज स्टडी एवरीथिंग दैट आई हैव गिवन यू। नाउ सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे द बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड फिर मूव ऑन करेंगे टू द वेरी फर्स्ट सेक्शन। तो सबसे पहले बात, आपको टोटल टाइम मिलने वाला है 90 मिनट्स का, मार्क्स होंगे 40 और क्वेश्चन पेपर में, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में आपको 3 सेक्शंस मिलने वाले। सेक्शन ए होगा रीडिंग सेक्शन, जहां आपको दोनों ही डिस्कर्सिव और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज मिलेंगे। दोनों के मिला के आपको टोटल 18 क्वेश्चंस हैं और हर एक पैसेज में आपको पहले डिफाइन कर दिया जाएगा कि आपको टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो इन टोटल 14 क्वेश्चंस जो हैं वो आप अटेम्प्ट करेंगे दोनों पैसेजेस के। एक में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से 18 क्वेश्चंस यहाँ हैं, बट 4 क्वेश्चंस आर ऑप्शनल, मतलब आपको चॉइस करना है कि आप कौन सा वाला क्वेश्चन छोड़ना चाहेंगे एज पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच क्वेश्चन। सो डोंट बी लाइक कोई भी 18 में से कोई भी 4 छोड़ सकते हो, नहीं, दोनों पैसेजेस में डिफाइंड है, हर एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है। सेकेंड है द सेक्शन नंबर बी, जो कि राइटिंग और ग्रामर पर बेस्ड है, यानी आपका जो फॉर्मल लेटर पूछा जाने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, वो भी साथ ही साथ ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उस पे रिलेटेड MCQs, ये सब पूछा जाने वाला है इन सेक्शन बी। तो टोटल होंगे 12 क्वेश्चंस एंड विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो कुछ भी दिया होगा उस हिसाब से आप टोटल 10 क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। सो राइटिंग ग्रामर पे भी मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए हुए हैं, रीडिंग सेक्शन पे भी बनाए हुए हैं, सबकी लिंक्स मिल जाएंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा इन सर्चिंग एंड स्क्रॉलिंग, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, गेट द वीडियो एंड स्टडी फ्रॉम इट। क्लियर? सो सेक्शन ए सॉर्टेड, सेक्शन बी सॉर्टेड। लेट्स कम टू द लास्ट सेक्शन, जो कि है आपका लिटरेचर पोर्शन, जो हमारी दोनों बुक्स है ना, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दोनों ही बुक्स में जितने भी चैप्टर्स और पोएम्स पूछी जाने वाली हैं उस पे बेस्ड आपको टोटल 30 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड यू नीड टू attempt 26 questions again as per the specific instructions, because कुछ क्वेश्चंस में आपको एक्सट्रैक्ट गिवन होगा, कुछ क्वेश्चंस में नहीं गिवन है, लाइक जो लास्ट के 51 to 60 वाला क्वेश्चंस हैं वो आपको डायरेक्टली पूछे गए हैं, उस पर आपको एक्सट्रैक्ट नहीं दिया गया है, बट उसके पहले जितने लिटरेचर के क्वेश्चंस है ना, यू गेट दी एक्सट्रैक्ट। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या दिया हुआ है, लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट हर एक एक्सट्रैक्ट पे, या जो 51 से 60 क्वेश्चंस हैं, प्लीज उस हिसाब से ही अपना ऑप्शन चूज करना। डोंट बी लाइक कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आ जा रहे हो अपनी मर्जी से। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे ही क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स होने वाले हैं, साथ ही साथ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 3 क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हो, हमेशा पूछते हो। नंबर 1 कि अगर मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दूंगा, लाइक जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो क्या मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नंबर 2, क्या मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूं तो टीचर को जो सही से लगेगा उसी पे बेस्ड मुझे मार्क्स मिलेंगे। एंड नंबर 3, क्या मेरी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इन द एग्जाम। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन कर दोगे तो टीचर छाटेंगे, बैठ के एग्जामिनर छाटेंगे कि भाई जो सही है उसके मार्क्स दे दो, नहीं। आपके जो बिगनिंग के क्वेश्चन होंगे, लाइक जिस हिसाब से भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं उस पर मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ऑल्सो सारे क्वेश्चन करके अपना टाइम वेस्ट करोगे, सो डोंट डू दैट। जहां पे भी ऑप्शन दिया है दैट यू कैन सॉल्व दीज मेनी क्वेश्चंस ओनली, लाइक सिलेक्ट एनी 5 out of 6,
प्लीज मेक श्योर कि आप 5 क्वेश्चन ही करें। ऑल्दो आप 6 क्वेश्चन में श्योर भी हो ना, 6th क्वेश्चन में 10 to आपको वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑल्सो क्वेश्चन को कैसे छोड़ना है, लाइक कौन सा हम क्वेश्चन चूज करें कौन सा नहीं, जिसमें 500% श्योर हो कि यही आंसर है, उसी को मार्क करके आना, लाइक उसी की OMR शीट में एंट्री करना। अदरवाइज आप जो है एक तरीके से बैलेंस कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे छोड़ना है, बिकॉज मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बट मेक श्योर सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जितने भी क्वेश्चन बोले गए हैं। लाइक अगर 26 क्वेश्चन हैं, इसके पहले वाले सेक्शन में जितने क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन का पेपर है, प्लीज डू अटेम्प्ट ऑल द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको 40/40 मिलने वाला है। क्लियर? ओके, चलिए, तो ये तो था बेसिक सा डिस्कशन जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर के टाइम पे भी। Now let's move on to the passage. तो पहला पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज, तो बड़ा आसान होगा, आई होप सो। पैसेज के लिए देखो 2 तरीके होते हैं। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन की ही नहीं है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज जितना ज़्यादा रीडिंग सेक्शन, जितना ज़्यादा राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन की प्रैक्टिस करते हो ना, उतना आपको क्लियर होता जाता है कि आप कैसे स्ट्रांग हो, कौन से पॉइंट पे स्ट्रांग हो, या आपको कहाँ पे इशू फेस करना पड़ता है। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट ओनली यू कैन जज कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे रीडिंग सेक्शन के लिए। विल यू रीड द क्वेश्चंस एंड देन मूव ऑन टू द पैसेज, और यू रीड द पैसेज एंड देन गो टू द क्वेश्चंस? सी, इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी पर्सन। लाइक फॉर मी पर्सनली क्वेश्चंस पढ़ के पैसेज पे जाना इज मोर प्रेफरेबल। कुछ बच्चे होते हैं जो फटाफट से पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं। सो इट इज यू हु हैज टू डिसाइड व्हिच ऑप्शन इज बेटर फॉर योर लाइक वेलबींग। सो इस तरीके से पैसेज पढ़ना जरूरी, अभी मुझे एक्सप्लेन करना है तो, बट सीधे क्वेश्चन पढ़ के भी छाट सकते हो आंसर को, डिपेंडिंग कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोट वगैरह दिया हुआ है तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट क्या निकल रहा है उस पैसेज का। सो लेट्स बिगिन विद द पैसेज। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होल्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल एंड ग्रुप्स। जो एक हेल्थ का, एक स्वास्थ्य का जो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, वो हर एक इंसान, हर एक ग्रुप के लिए डिफरेंट होता है। These meanings of health have also changed over time. और जो हेल्थ का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो हर समय से चेंज होता हुआ देखा गया है। यानी कभी कभार हेल्थ जो है वो सिर्फ आउटर अपीयरेंस पे देखी जाती है कि हाँ भाई, अगर ये पर्सन फिजिकली फिट है तो ये हेल्दी है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, मेंटली भी इंसान जो है वो फिट रहे तो वो हेल्दी है। इन्वायरमेंट सही है, हेल्दी है फिजिकली, ऑल्सो मेंटली, तो हेल्थ सही है। तो हर किसी का पर्सपेक्टिव अपना अलग अलग है, और हेल्थ की डेफिनेशन ओवर टाइम बहुत चेंज हुई है। दिस चेंज इज नो मोर एविडेंट दैन इन वेस्टर्न सोसाइटी टुडे, when notions of health and health promotion are being challenged and expanded in new ways. But ये जो change है वो इतना evident नहीं है जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी में, बिकॉज अब जो हेल्थ है, हेल्थ के डिस्क्रिप्शंस हैं, नोशंस हैं, इन सबका प्रमोशन जो है उसको चैलेंज किया गया, लाइक कि ये डेफिनेशन नहीं हो सकती है, हेल्थ का और वाइडर पर्सपेक्टिव है। सो इस तरीके से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस डेफिनेशन को दिए गए हैं हेल्थ के, साथ ही बहुत एक्सपैंड हुआ है, लाइक बहुत ग्रो किया है डेफिनेशन। For much of recent Western history, health has been viewed in the physical sense only. But अगर हम health के perspective में पुराना देखें, health history वगैरह देखें, then health को सिर्फ physical sense में ही लिया जाता था कि भाई अगर physically कोई fit दिख रहा है इसका मतलब वो healthy है। That is, good health has been connected to the smooth mechanical operation of the body. इसका मतलब ये कि अगर अच्छा कोई इंसान healthy है, अगर किसी का स्वास्थ्य सही है, good health है, तो वो depend करेगा कि भाई जो smooth mechanical operation हो रहा है कि नहीं, यानी हमारी बॉडी जो मशीन है एक तरीके की, इसका एक स्मूथ मैकेनिकल ऑपरेशन चल रहा है तो हम हेल्दी हैं। अगर कुछ रफ एजेस हैं या फिर हम बीमार पड़ रहे हैं बार बार, देन डेफिनेटली हम हेल्दी नहीं हैं। While ill health has been attributed to breakdown in this machine, so हमारा बॉडी को मशीन से कंपेयर किया गया है और ये बोला गया है कि अगर हमारी बॉडी का स्मूथ मैकेनिज्म चल रहा है इसका मतलब हम हेल्दी हैं, बट अगर इस मशीन में ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम हेल्दी नहीं हैं, या इल हेल्थ है, या बुरा स्वास्थ्य है। Health in this sense has been defined as the absence of disease or illness and is seen in medical terms. तो यही चीज़ है, पुराना हिस्ट्री में जो हम हेल्थ का डेफिनेशन अगर उसको समझें, इसका मतलब ये था कि अगर किसी में बीमारी नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिसीज है, एब्सेंस ऑफ इलनेस है, इसका मतलब वो हेल्दी है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, क्रिएटिंग हेल्थ फॉर पीपल मीन्स प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू ट्रीट और प्रिवेंट डिसीज एंड इलनेस। और इस हिसाब से क्या हुआ कि अगर किसी को अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करना है तो उसको एक प्रॉपर मेडिकल केयर और अटेंशन प्रोवाइड करो, दैट्स इट। तो बस इतना ही डेफिनेशन होता था पहले हेल्थ का। During this period, there was an emphasis on providing clean water, improved sanitation and housing. और इस दौरान सिर्फ 3-4 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था कि अगर गुड हेल्थ को प्रमोट करना है तो साफ पानी देना है, सैनिटेशन कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए, हाइजेनिक होनी चाहिए, साथ ही साथ एक प्रॉपर हाउसिंग हो। सो इस तरीके से ये कुछ कंडीशंस हैं जिन पे बस ध्यान दिया जाता था कि भाई अगर ये चीज़ें आपने प्रोवाइड कर दी, ऑल्सो द गुड मेडिकल केयर, तो फिर सामने वाला जो है उसको आप अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हो।
बट इन द लेट 1940s, मतलब 1940 का जो टाइम था उसके बिल्कुल लास्ट के जो फ्यू मंथ्स हैं, द WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चैलेंज्ड दिस फिजिकली एंड मेडिकली ओरिएंटेड व्यू ऑफ हेल्थ। तो एक कैसा ओरिएंटेड व्यू था हेल्थ का? फिजिकली, यानी फिजिकली अगर कोई फिट है तो हेल्दी है, साथ ही साथ मेडिकली ओरिएंटेड व्यू था कि भाई अगर मेडिकल केयर प्रोवाइड की, डिसीज नहीं है तो वो हेल्दी है। और इस ही डेफिनेशन को WHO ने चैलेंज किया कि भाई ये गलत है। They stated that health is a complete state of physical, mental and social well-being and is not merely the absence of disease। और फिर WHO ने बोला कि जो हेल्थ है, प्रॉपर गुड हेल्थ, वो एक पूरा फिजिकल, मेंटल और ऑल्सो सोशल वेलबींग जो है वो मिलाकर बनता है। यानी फिजिकली भी आपको फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है, साथ ही साथ सोशो इकोलॉजिकल या जो सोशल का चीजें हैं जिसको अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या इंक्लूडेड होता है, उस सब चीजों को हम इंक्लूड करके एक पूरा व्यू बना सकते हैं कि गुड हेल्थ क्या होता है। एंड सिर्फ डिसीज ना होना जरूरी नहीं है सामने वाला जो है वो हेल्दी हो। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है उसको दिया। Health and the person was seen more holistically and not just in physical terms। और इसी तरीके से हेल्थ को बहुत ज्यादा होलिस्टिकली का मतलब होता है कंप्लीट, पूरे तरीके से, ठीक है, होल, WHO वाला होल। सो पूरे तरीके से हेल्थ का फिर डेफिनेशन जो है वो हुआ कि भाई माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं अगर गुड हेल्थ की आपको बात करनी है। यानी कि आप फिजिकली भी फिट रहें, आप मेंटली भी फिट रहें और आपका कॉन्शियस, स्पिरिट, आत्मा भी खुश है, देन डेफिनेटली आप हेल्दी हो। सो इस तरीके से फिर डेफिनेशन जो है वो एक्सपैंड होती गई। The 1970s was a time of focusing on the prevention of disease and illness by emphasizing the importance of the lifestyle and behavior of the individual। और 1970 का जो टाइम था तब डिसीज को या फिर बोल सकते हैं कि इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए किन चीजों पे फोकस किया जाता था? एक प्रॉपर लाइफस्टाइल और बिहेवियर पे कि भाई आपका जो रहन सहन है, आपकी जो आदतें हैं, अगर वो सही हैं तो आप हेल्दी हो। स्पेसिफिक बिहेवियर्स विच वाज सीन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिसीजेस, कुछ चीजें थी जिनको डिसीज बढ़ाने का या रिस्क बढ़ाने का फैक्टर माना जा रहा था कि भाई अगर ये फैक्टर्स इंक्लूडेड होंगे आपकी लाइफस्टाइल में तो पक्का आप बीमार पड़ोगे। सच एज स्मोकिंग, lack of fitness and unhealthy eating habits were targeted। जैसे कि अगर कोई स्मोक करता है या बहुत अनहेल्दी खाना खाता है या फिट नहीं रहता, एक्सरसाइज नहीं करता, तो वो जो फैक्टर्स हैं ये पर्टिकुलरली हेल्थ को जो है खराब करेंगे। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल और बिहेवियर इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसका मतलब ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको अपनी लाइफ से हटाने हैं, अदरवाइज आप अनहेल्दी रहोगे। तो ये माना जाता था 1970s के टाइम पे। क्रिएटिंग हेल्थ meant providing not only medical health care but health promotion programs and policies which would help people maintain healthy behaviors and lifestyles। and same way में health create करने का जो सीन था कि भाई अगर किसी को good health देना है, इसका मतलब कि आप medical health care provide करो तो उससे नहीं काम बनेगा, वो तो जरूरी है, बट साथ ही साथ हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई गुड हेल्थ कैसे बनेगी, एंड पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे गुड हेल्थ प्रमोट हो सके, विच वुड हेल्प पीपल मेंटेन हेल्दी इन्वायरमेंट, बिहेवियर, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या दिया है, 1970s में फोकस था लाइफस्टाइल, बिहेवियर पे। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को खराब करते हैं, साथ ही साथ मेडिकल हेल्थ केयर के साथ साथ पॉलिसीज और प्रमोशन का भी जरूरत है, हेल्थ प्रमोशन का, देन ओनली पीपल कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ। क्लियर? ओके। While this individualistic healthy lifestyle approach to health worked for some। अब देखो किसी का भी लाइफस्टाइल जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक होगा ना, मतलब अगर आप फिजिकली फिट रह रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या बगल वाले जो रहते हैं उनका भी हो जाएगा क्या फिजिकल फिटनेस? नहीं ना। अगर आपने स्मोकिंग छोड़ दी तो जो बगल में भैया स्मोक करते हो उनका भी छूट जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पे है ना, मतलब आपका क्या लाइफस्टाइल है, बिहेवियर है, इसीलिए ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम किया। यानी कि जो वेल्दी लोग थे, वेल्दी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो कि अच्छे हैं, पैसा है जिनके पास, जो ये सारी चीजें मेंटेन रख सकते हैं, उनके लिए तो ये काम कर गया। बट पीपल एक्सपीरियंसिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और लिटिल कंट्रोल ओवर द कंडीशंस ऑफ देयर डेली लाइफ बेनिफिटेड लिटिल फ्रॉम दिस अप्रोच। बट कुछ लोग थे जो इस चीज से सिर्फ उनका थोड़ा सा ही फायदा हुआ, अच्छे से इतना ज्यादा फायदा नहीं हो पाया हेल्थ के पर्सपेक्टिव में। जैसे कि वो लोग जो पॉवर्टी एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो गरीबी की से वो गुजर रहे थे। दूसरा, वो लोग जो अनएम्प्लॉयड थे, यानी जिनके पास नौकरी नहीं है, वो लोग जिनके पास नौकरी है बट इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाते, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और लिटिल कंट्रोल, जिनको अपनी डेली लाइफ का जो रूटीन है उस पर ज्यादा वो कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, ऐसे सारे लोगों को बहुत कम फायदा हुआ इस पॉलिसी, इस प्रोग्राम, लाइफस्टाइल, बिहेवियर के कॉन्सेप्ट से।
This was largely because both the healthy lifestyle approach and the medical approach to health largely ignored the social and environmental conditions affecting the health of people. क्योंकि ये जो 1970s का लाइफस्टाइल, बिहेवियर, मेडिकल केयर अप्रोच, ये सारी चीज़ें जो है ना, उसने कहीं ना कहीं और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको इग्नोर किया, जैसे सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि भाई अगर कोई इंसान गरीब है, उसके आसपास की कंडीशंस अनहाइजीनिक हैं, तो फिर वो कितना भी अपने ऊपर ध्यान दे ले, उस कंडीशन से तो हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? तो सोशल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इग्नोर कर रहा था ये कॉन्सेप्ट। डन? ओके। During 1980s and 90s, there has been a growing swing away from seeing lifestyle risk as the root cause of poor health. और फिर 1980 और 90s के टाइम पे जो लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट था, उससे थोड़ा हटके हेल्थ का अप्रोच माना गया कि भाई एक सिर्फ लाइफस्टाइल रिस्क ही नहीं है जो जड़ है या रूट कॉज है, बल्कि और भी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। While lifestyle factors still remain important, ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, कम ऑन, कंडीशन सब बेहतर हैं, बहुत बढ़िया घर में रहते हो पर डेली स्मोक करते हो, कहाँ से हेल्थ मेंटेन होगी, है ना? तो ये फैक्टर्स भी ज़रूरी हैं, अभी भी ज़रूरी हैं, बट हेल्थ इज बीइंग व्यूड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट इन विच पीपल लिव। बट और भी चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड करना ज़रूरी है कि ये जो फैक्टर्स हैं वो भी ध्यान देना है, साथ ही साथ सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड गुड हेल्थ कैसे आएगी। दिस ब्रॉड अप्रोच टू हेल्थ इज कॉल्ड सोशो इकोलॉजिकल व्यू ऑफ हेल्थ, और इसको कहते हैं सोशियो इकोलॉजिकल व्यू, यानी जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और इसमें और अभी हम पढ़ेंगे सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। The broad socio-ecological view of health was endorsed at the first International Conference of Health Promotion held in 1986, Ottawa, कनाडा। तो पहला जो सोशियो इकोलॉजिकल का एंडोर्समेंट हुआ कि भाई ये होता है राइट व्यू ऑफ गुड हेल्थ, वो सबसे पहले फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देखा गया था, जो कि हेल्थ प्रमोशन की थी। कहाँ पे हुई थी? ओटावा, कनाडा। किस ईयर में? 1986 में, जहां पर पीपल फ्रॉम 38 कंट्रीज अग्रीड एंड डिक्लेयर्ड दैट, क्या डिक्लेयर किया अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 38 कंट्रीज से लोग आए थे और उन सबने अग्री किया, और फाइनली जो डिक्लेरेशन हुआ वो ये था, The fundamental conditions and resources for health, जो फंडामेंटल बेसिक एलिमेंट्री जो रिसोर्सेज हैं या ज़रूरतें हैं गुड हेल्थ की, वो हैं पीस यानी शांति, शेल्टर यानी रहने की जगह, एजुकेशन पढ़ाई, फूड खाना, वायबल इनकम कि भाई एक प्रॉपर इनकम होनी चाहिए ना, तभी तो इंसान मेंटेन कर पाएगा चीज़ों को, अ स्टेबल इकोसिस्टम जहाँ पे भी आप रह रहे हो वो इकोसिस्टम स्टेबल रहे, बैलेंस मेंटेन करके चले, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं भाई फ्यूचर के लिए भी तो ज़रूरी हो ना, तो सस्टेनेबल रिसोर्सेज, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, साथ ही साथ सोसाइटी में एक न्याय, एक जस्टिस होना चाहिए, एक इक्विटी कि भाई सब इक्वल है, वो मेंटेन करके रखना फैक्टर को। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ रिक्वायर्स अ सिक्योर फाउंडेशन इन दीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और अगर किसी को हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखना है तो ये सारे ही फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, देन ओनली द पर्सन कैन बी हेल्दी। It is clear from this statement that the creation of health is about much more than encouraging healthy individual behaviors and lifestyles and providing appropriate medical care. तो इससे क्या आपका सारांश निकलता है, क्या एक कंक्लूजन है कि ये जो हेल्थ प्रमोशन है या गुड हेल्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लाइफस्टाइल या बिहेवियर पे निर्भर नहीं करते और मेडिकल केयर पे निर्भर नहीं करते, बल्कि और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि ये सब, इन सब पे ही आपकी गुड हेल्थ डिपेंड करती है। Therefore, the creation of health must include addressing issues such as poverty, pollution, urbanization, natural resource depletion, social alienation and poor working conditions। और इसीलिए अगर गुड हेल्थ मेंटेन करके रखना है तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान देना है, जिन फैक्टर्स को एड्रेस करने की जरूरत है, जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत है, जैसे कि गरीबी, पोल्यूशन, प्रदूषण, जैसे कि सोशल एलिनेशन हो रहा है, लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, एक इक्विटी नहीं है, एक जस्टिस नहीं है, जिसमें काम कर रहे हैं लोग वो कंडीशन सही नहीं है उनके लिए, एक तरीके से रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, कुछ लोग रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि आगे जाके बचेगा ही नहीं। सो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर जिन पे ध्यान दे दिया तो प्रॉपर हेल्थ क्या होता है वो सब समझ जाएंगे। क्लियर? ओके। The social, economic and environmental contexts which contribute to the creation of health do not operate separately or independently of each other। क्या दिया हुआ है भाई, जो हमने नहीं बोला सोशो इकोलॉजिकल व्यू, उसमें सब आता है, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, और अभी भी हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने सोशल फैक्टर को मेंटेन कर लिया तो गुड हेल्थ मेंटेन हो गई, या सिर्फ इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लिया गुड हेल्थ, नहीं, ये तीनों के तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, और ये सेपरेटली काम नहीं करते, सबको एक साथ मेंटेन रखना पड़ेगा, तब जाके गुड हेल्थ जो है वो प्रमोट होगी।
rather they are interacting and interdependent, and it is the complex interrelationships between them which determine the conditions that promote health। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इनका एक इंटरेक्शन है, एक रिलेशनशिप है इन तीनों फैक्टर्स का। अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो ही गुड हेल्थ प्रमोट हो पाएगी। A broad socio-ecological view of health suggests that the promotion of health must include a strong social, economic and environmental focus। और इसीलिए एक strong socio-ecological view क्या कहता है कि भैया social factors, economic factors, environmental factors सब कुछ strongly handle करने की जरूरत है, सबको maintain करने की जरूरत है, तभी एक good health, अच्छा स्वास्थ्य जो है वो promote हो पाएगा। Done? Okay. At the Ottawa Conference in 1986, a charter was developed which outlined new directions for health promotion based on the socio-ecological view of health। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है और डिटेल दिया हुआ है सोशल इकोलॉजिकल व्यू का कि भाई सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में और भी कुछ जुड़ता है कि नहीं। सो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1986 में, ओटावा कॉन्फ्रेंस, जहां पर ये चीज आउटलाइन की गई कि भाई क्या क्या चीजें हैं, न्यू डायरेक्शंस हैं जो सोशल इकोलॉजिकल व्यू को प्रमोट करेंगे। दिस चार्टर नोन एज ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन, तो इसको क्या बोला गया, ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन, रिमेन्स एज द बैकबोन ऑफ हेल्थ एक्शन टुडे। तो अभी जो गुड हेल्थ के एक्शंस लिए जाते हैं उसका एक जो बैकबोन है, जो सपोर्ट है, वो यही है क्या, ये कॉन्फ्रेंस चार्टर, Ottawa Charter for Health Promotion। In exploring the scope of health promotion, it states that, or according to this charter, good health is a major resource for social, economic, personal development and an important dimension of quality of life। तो अगर अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है तो वो सोशल, इकोनॉमिक, पर्सनल डेवलपमेंट सारी चीजों से मिलकर बनता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, बिहेवियरल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कैन ऑल फेवर हेल्थ और बी हार्मफुल टू इट। और ये सारी चीजें जो हैं वो और ज्यादा इसको डिस्क्राइब करती हैं कि सोशो इकोलॉजिकल में क्या क्या चीजें आती हैं। एवरीथिंग, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, सोशल हो, कल्चरल हो, एनवायरमेंटल हो, बायोलॉजिकल हो, बिहेवियरल हो, सारे ही फैक्टर्स या तो हेल्थ को फेवर कर सकते हैं या उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं सोशो इकोलॉजिकल व्यू ऑफ हेल्थ में, अकॉर्डिंग टू ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन। डन? ओके। The Ottawa Charter brings practical meaning and action to this broad notion of health promotion। बिल्कुल परफेक्ट, जो हमारे हिसाब से हेल्थ का नोशन है वो कितना चेंज जाता है जब हम इस ओटावा चार्टर कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग और अप्रोच, एक रैशनल लॉजिकल मीनिंग है ऑफ दिस पर्टिकुलर हेल्थ कॉन्सेप्ट। इट प्रेजेंट्स फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेज इन अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल, और इसमें पूरे लोगों की अच्छी हेल्थ रहे, एक गुड हेल्थ प्रमोट हो, इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है। द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ हेल्थ प्रमोशन विच गाइड्स दीज फंडामेंटल strategies and approaches is one of enabling people to increase control over and to improve their health। और एक प्रॉपर जो फिलॉसफी है या जो कंप्लीट मोटिव है वो यही है कि कैसे लोग जो हैं वो कंट्रोल लेकर आए और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करें। दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हेल्थ। और सारे फैक्टर्स, वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सब कुछ हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। क्लियर? सो आई होप ये पूरा पैसेज क्लियर हो गया आपको। अगर थोड़ा भी डाउट था, ऑल इज क्लियर नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। तो या तो ये पूरा पैसेज पढ़ के ऐसे टाइम वेस्ट कर दो एग्जाम में, जो आपको नहीं करना है, या तो सीधे क्वेश्चन देख लो कि भैया कहां पर इसका दिया होगा आंसर। फटाफट से रीडिंग हैबिट डेवलप करोगे तो जल्दी जल्दी समझ आएगा, बिकॉज आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू एवरीथिंग इन बोथ लैंग्वेजेस, दैट्स व्हाई इट टुक सो मच ऑफ टाइम। बट अदरवाइज इफ यू जस्ट गो ऑन रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग डेली, इफ यू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है, डेफिनेटली योर रीडिंग स्पीड इज गोइंग टू इंप्रूव एंड आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। सो अब हमें क्या दिया हुआ है, ये है वो इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो आपको हर क्वेश्चन में पढ़ने हैं। डू नॉट स्किप देम। क्या दिया हुआ है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8 out of 10 questions by choosing the correct option। तो रीडिंग ए का मतलब जो सेक्शन ए का जो रीडिंग पोर्शन है, इसमें आपको इस पैसेज पे बेस्ड टोटल 10 क्वेश्चंस गिवन है। 10 में से कोई भी 2 आप छोड़ सकते हैं। अब मैं यही चीज समझा रही हूँ, देखो 10 के 10 करोगे तो टीचर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपको 10 में एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए, आपको उतने ही मिलेंगे जितने क्वेश्चंस के मार्क्स हैं। बट ऑल्सो जरूरी है कि आप जब 1 2 3 4 5 लेट मी राइट, अब आपने क्या किया ना, अपने सारे आंसर्स जो हैं वो फिल कर दिए, ठीक है, करने आपको 8 थे कोई भी, करेक्ट। सो आपको ये पहले वाले 8 के ही आंसर्स के मार्क्स मिलेंगे, टीचर तो वो 2 क्वेश्चन नहीं देखने वाला है, बिकॉज आपको ऑब्वियसली बोले 8 है तो 8 ही करो। जब यही बात नहीं मान रहे हो तो मतलब क्या मतलब है, इंग्लिश भी स्कोर कर लोगे तो। सो इसीलिए जितना बोला गया है सिर्फ उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। सो 10 में से सिर्फ 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लेट्स जस्ट सी वो 8 कौन से होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मशीन इन स्मूथ मैकेनिकल प्रोपरेशन इज रेफर्ड टू, पहले ही बता दिया मैंने कि अगर ब्रेक डाउन हो जाता है इस मशीन में या स्मूथ मैकेनिकल ऑपरेशन हो रहा है तो आप हेल्दी या अनहेल्दी हो, राइट। तो
तो मैंने क्या बोला कि भाई बॉडी भी क्या है, एक मशीन है, करेक्ट। सो ह्यूमन बॉडी है जिसको मशीन टाइप्स कंपेयर किया गया है। सो आंसर इज ऑटोमोबाइल, ह्यूमन बॉडी, इलनेस, नन ऑफ द अबव। वेरी आसान, वेरी इजी, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मशीन जो है वो नन अदर देन ह्यूमन बॉडी है। डन, ओके। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली कंप्लीट्स द डायलॉग विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 1। अब यहां पर ना ये 1 नहीं है, ये 3 हो जाएगा। दिस इज अ लिटिल मिसप्रिंट, आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑलरेडी, कि आपको एक डायलॉग को कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स जस्ट सी ये मैटर कहां से उठाया गया है। फारा कहती हैं WHO, that is World Health Organization, has challenged the physically and medically oriented view of health. Perfect, हमने देखा कि भाई WHO ने जो एक था कि मेडिकल केयर प्रोवाइड करोगे, फिजिकली फिट हो तो हेल्दी हो, इस व्यू को चैलेंज किया है। गौरी कहती हैं yes, health is seen more blank. हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस हेल्थ जो है वो कैसे देखी जाती है? इज इट सीन रेस्ट्रिक्टिवली, फ्रेगमेंटरी, कॉन्स्ट्रिक्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिवली? देखो, टू बी ऑनेस्ट इनमें से एक भी वर्ड नहीं है पैसेज में, है ना, बट इससे मिलता जुलता कोई तो एक वर्ड है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। रेस्ट्रिक्टिवली, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करते हुए हेल्थ का WHO ने जो चैलेंज किया है उसको देखा जाता है। फ्रेगमेंटरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्रेगमेंट? पीसेस, है ना, टुकड़े। तो फ्रेगमेंटरी मतलब बिट्स एंड पीसेस में देखा जाता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब अगेन कॉन्स्ट्रिक्शंस है। एंड कॉम्प्रिहेंसिवली, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फुल अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो कॉम्प्रिहेंसिवली यानी कंप्लीट तरीके से। नाउ लेट्स सी आपको क्या मिलता जुलता वर्ड दिया हुआ है पैसेज में। सो यू हैव बीन गिवन समवेयर दूसरा या तीसरा पैराग्राफ, आई गेस थर्ड पैराग्राफ, कि WHO ने इस व्यू को चैलेंज किया है और हेल्थ जो है उसको होलिस्टिकली देखा जाता है। व्हाट इज होलिस्टिकली? कंप्लीट व्यू में। मैंने बोला था आपको WHO LE, तो वही चीज है जो आपको मीनिंग दे रहा है। कौन से क्वेश्चन में? वही जो वर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं है, वही तो है पूरी तरीके से। इसीलिए आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है कि भाई हेल्थ को कॉम्प्रिहेंसिवली देखा जाता है। सो दिस इज हाउ, ये वो क्वेश्चन है, इफ यू वांट यू कैन लीव इट, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा होलिस्टिकली वर्ड को। और वो क्या बेस्ड क्वेश्चन ही हैं जो आप छोड़ के जा सकते हो लाइक एग्जाम में, जहां पे चॉइस है, इफ यू वांट टू डिसाइड कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। क्लियर? सो इस तरीके से आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, आई होप सबका गलत नहीं, सबका सही गया है। ऑल राइट, ओके। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सोशो इकोलॉजिकल व्यू ऑफ हेल्थ। तो हमने सोशो इकोलॉजिकल व्यू को बहुत अच्छे से पढ़ा है। बेसिकली सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और डिटेल में जाते हैं तो पॉलिटिकल, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स कैन अफेक्ट हेल्थ, बिहेवियरल फैक्टर्स कैन हैव बोथ फेवरेबल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव एन इंपैक्ट ऑन हेल्थ। तीनों ही सही है ना? पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, बिहेवियरल हो, कल्चरल हो, इन्वायरमेंट हो, सब कुछ इंक्लूडेड है सोशो इकोलॉजिकल व्यू में। सो यहाँ के लिए आंसर ऑल ऑफ द अबव है। अगर इसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिया जाता जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स दिए जाते तो फिर आप उसके साथ जाते, बट बिकॉज आपको यहाँ पे सारे फैक्टर्स दे दिए हैं, सो ऑल ऑफ द अबव जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। या तो ये बिल्कुल आपने फटाफट से टिक कर लिया होगा या फिर बहुत कंफ्यूज हुए होगे कि भैया आंसर क्या है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। डन, ओके। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज फॉर हेल्थ। एक बेसिक फंडामेंटल हेल्थ के क्या रिसोर्सेज हैं? हमने पढ़ा ना, पीस वगैरह जो हम पढ़ रहे थे, पीस, सोशल इक्विटी, वो सारे फैक्टर्स की बात हो रही है। सो पीस, एजुकेशन, वायबल इनकम, ऑल ऑफ द अबव। अगेन अ वेरी इजी आंसर कि भाई पीस, एजुकेशन, वायबल इनकम, सोशल इक्विटी, जस्टिस, सारी चीजें, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी सब कुछ होना चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो अभी तक आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट सोशो इकोलॉजिकल व्यू ऑफ हेल्थ एंडोर्स्ड। भाई सबसे पहले कहाँ एंडोर्स किया था? जो मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की है ना, जो कनाडा, ओटावा में हुई थी। सो सेकंड इंटरनेशनल नहीं है, फर्स्ट है, तो यहां से ये दोनों सेकंड और लास्ट एलिमिनेट हो जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन इन 1985 की फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेल्थ प्रोडक्शन 1986। बड़ा आसान है, पैसेज में जाओ सीधे सीधे दिख जाएगा कि भाई 1986 की बात की गई है, 1985 की नहीं, जो ओटावा कनाडा की बात है। सो आई होप ये भी डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। हु डिड नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द अप्रोच ऑफ हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। हु डिड नॉट बोला है, जितने भी वेल्दी लोग थे उनको मिला बेनिफिट, बट कुछ लोग हैं जिनको इतना बेनिफिट नहीं मिला। वो कौन थे? जो पॉवर्टी से सफर कर रहे थे, जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं, राइट। सो पीपल हु हैड जॉब्स, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट थी तो उनको बेनिफिट नहीं हुआ। पीपल हु एक्सपीरियंस्ड पॉवर्टी, जो गरीबी को एक्सपीरियंस कर रहे थे। वेल्दी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, पैसे वाले लोग। ओवर एम्प्लॉयड, ज्यादा जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। सो दिस इज रॉन्ग। ओवर एम्प्लॉयड नहीं, अंडर एम्प्लॉयड। वेल्दी मेंबर्स गलत है। बिल्कुल पॉवर्टी और जॉब्स में डिसाइड करना। देखो पीपल हु हैड जॉब्स की बात नहीं हो रही है, पीपल हु हैड जॉब्स बट वर नॉट पेड दैट मच।
कंप्लीट वो होता है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है। भाई जो लोग पॉवर्टी को एक्सपीरियंस कर रहे थे, दे वर द वंस हु वर फेसिंग या दे वर द वंस हु बेनिफिटेड वेरी लिटिल फ्रॉम दीज बेसिक रिसोर्सेज, लाइफस्टाइल और बिहेवियर वाला। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज द 7th क्वेश्चन, जहां बोला गया है चूज दैट ऑप्शन या चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द स्पेसिफिक बिहेवियर्स व्हिच वर सीन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिसीज एज यूज्ड इन द पैसेज। तो किसी भी डिसीज का रिस्क बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, पैसेज में बताया गया है। सो इज इट स्मोकिंग, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइजिंग, लैक ऑफ फिटनेस, योगा। अब हेल्थ इंक्रीज कर रहा है रिस्क ऑफ डिसीज, यानी बीमारियां होंगी, ऑब्वियसली स्मोकिंग से होंगी, हेल्दी ईटिंग हैबिट से नहीं होगी, एक्सरसाइजिंग से नहीं होगी, लैक ऑफ फिटनेस से होगी और योगा से नहीं होगी। सो इस तरीके से योगा से ना होगा, रिस्क बढ़ेगा नहीं ऑफ द डिसीज, बट स्मोकिंग एंड लैक ऑफ फिटनेस जो है वो आपके परफेक्ट आंसर्स हैं। अगेन एक इजीएस्ट क्वेश्चन, सो आंसर 1 and 4 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सो आई होप यहां तक के क्वेश्चंस आर ऑल क्लियर टू यू। इसी तरीके से पैसेज में कोई भी ऐसे बहुत मेजर डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक दो होते हैं जो दिए इसीलिए कि भैया आप चॉइस कर पा रहे हो कि नहीं, चॉइस बोल सकते हैं, बना पा रहे हो कि नहीं, या चूज कर पा रहे हो कि नहीं कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ के जाना है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं 8th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? WRT इज विथ रिस्पेक्ट टू द 1970s। तो 1970s का एक पैराग्राफ पढ़ा था, उससे रिलेटेड इनमें से कौन सी चीजें हैं जो सही हैं, इज करेक्ट? Providing only medical health care was considered. Lifestyle and behavior of the individual was not emphasized. Smoking was the main cause of poor health. The importance of lifestyle and behavior of the individual was emphasized. अब ये सारी चीजों के लिए आपको जाना पड़ेगा इन द पैसेज जहां 1970s की बात की गई है। So let's just go all the way to ये वाला पैराग्राफ। So 1970s में prevention of disease was emphasized by importance of lifestyle and behavior of इंडिविजुअल, यानी जिस भी ऑप्शन में दिया हुआ था ना कि लाइफस्टाइल और बिहेवियर इन सबको कंसिडर किया जा रहा था, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। लेट्स कम बैक टू 8th क्वेश्चन। कहाँ गया भाई क्वेश्चन? ये रहा। सो यहाँ पर लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वाज एम्फसाइज, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो डायरेक्ट गिवन है। सो मेडिकल हेल्थ केयर, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल हेल्थ केयर नहीं था, लाइफस्टाइल और बिहेवियर भी था। लाइफस्टाइल बिहेवियर नॉट नहीं, इज वाज एम्फसाइज। स्मोकिंग नॉट, इट इज नॉट गिवन स्मोकिंग इज द ओनली मेन कॉज। सो 8th का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगेन इन इजीएस्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द जनरल व्यू ऑफ क्रिएटिंग हेल्थ फॉर पीपल बिफोर WHO गिव द कंप्लीट व्यू पॉइंट ऑफ हेल्थ। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट के पहले क्या एक जनरल व्यू होता था फॉर क्रिएटिंग हेल्थ? Providing medical care to treat or prevent disease, complete state of physical, mental, social well-being, physical sense only, smooth and mechanical operation of the body। देखो आपको ये चीज पैसेज में जाके देखनी पड़ेगी कौन सा बिल्कुल एग्जैक्ट गिवन है। सो यहाँ पर दिया है कि WHO के डेफिनेशन के पहले व्हाट वाज कंसिडर्ड एज द जनरल व्यू ऑफ गुड हेल्थ। तो यहाँ पे दिया हुआ है These meanings, okay, ठीक है, गुड हेल्थ हैज बीन कनेक्टेड टू स्मूथ मैकेनिकल ऑपरेशन, ओके। कहाँ दिया हुआ है कि बिफोर WHO ने ये दिया, उसके पहले किसको कंसिडर किया जाता था? सो WHO ये फिजिकल, मेंटल, सोशल बीइंग तो WHO के बाद आया है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बट बिफोर दिस बोला है, एम्फोसिस वाज गिवन अकॉर्डिंग टू दिस, क्रिएटिंग हेल्थ फॉर पीपल मींस प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू ट्रीट और प्रिवेंट डिसीज एंड इलनेस। तो ये है आपका सही स्टेटमेंट जो डायरेक्टली गिवन है फ्रॉम द पैसेज, इसीलिए आपका जो 9th का आंसर है दैट इज फॉर श्योर विच वन? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये तो WHO के बाद का है, फिजिकल सेंस ओनली इंक्लूड हो गया इसमें, स्मूथ मैकेनिकल ऑपरेशन भी इंक्लूड हो गया, बट क्रिएटिंग हेल्थ की बात की गई है, वो था मेडिकल केयर प्रोवाइड करना टू ट्रीट और प्रिवेंट डिसीजेस। सो डायरेक्ट ऑप्शन है फ्रॉम द पैसेज। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं कि आप फंस जाएं जाल में कि भाई सभी सही लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, एक ही कोई व्यू पॉइंट है जो पैसेज से डायरेक्टली दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो इस पैसेज पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द कोट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। भाई पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही आप इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं इस क्वेश्चन को टिक करने के, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे 8 क्वेश्चंस बिना पढ़े पैसेज डायरेक्टली मिल रहा है मेरे को, गो विद देम, डोंट बी लाइक नहीं मुझे यही क्वेश्चन करना अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है, घर जाके करना। सो इस तरीके से 8 क्वेश्चंस में अगर फॉर श्योर आप ऐसे हैं कि भैया 500% मुझे पता है कि इसके मुझे मार्क्स मिलने वाले हैं,
गो विद दीज क्वेश्चंस एंड लीव दिस। बट अगर आपको लगता है कि नहीं बाकी एक कोई क्वेश्चन है मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो भैया पूरा पैसेज पढ़ो फिर और अंडरस्टैंड दिस। सो कौन सा वाला कोट है? द आर्ट ऑफ मेडिसिन कंसिस्ट ऑफ अम्यूजिंग द पेशेंट while nature cures the disease, given by Voltaire. If you truly love nature, you will find beauty everywhere, given by Laura Ingalls Wilder. The earth is what we all have in common, Wendell Berry. And health is a state of complete harmony of the body, mind and spirit. When one is free from physical disabilities and mental distraction, the gates of the soul open. दिया है बाय BKS आयंगर। बड़ा आसान है, मतलब जैसे ही आप सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ पढ़ लोगे, थर्ड या फोर्थ आई गेस, तभी आपको क्लियर हो जाएगा भाई यही है जो मेन मीनिंग है कि हेल्थ जो है वो एक हार्मनी है, एक सिंक्रोनाइजेशन है, तालमेल है हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारे स्पिरिट के बीच में। अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी से फ्री है, यानी कोई भी फिजिकल आप परेशानी से नहीं गुजर रहे हो, आप फिट एंड फाइन हो फिजिकली, साथ ही साथ अगर आपको मेंटली कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो फिर हमारे जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसके गेट खुल जाते हैं। एंड दैट इज हाउ आप बोल सकते हो कि रियल मायनों में हेल्दी हैं। सो दिस इज द करेक्ट एंड अ वेरी नाइस कोट। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। सो दिस वाज अबाउट द 10 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे ऑन द फर्स्ट पैसेज। आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे से मार्क्स आए होंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कहां पे दिक्कतें लगी हैं, बिकॉज खुद को एनालाइज नहीं करोगे ना तो एग्जाम में जाके वही गलती करने वाले हो। सो प्लीज एनालाइज योरसेल्फ कहां आपको इश्यू आ रहा था व्हाइल सॉल्विंग द पेपर। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पैसेज पे, जो कि होगा आपका फैक्चुअल पैसेज। रीड द पैसेज गिवन बिलो। This passage is based on Australia's 2019-2020 bushfire season was not normal. ये एक टाइटल है। पहले क्या होता था ना, पैसेज में टाइटल वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस, अब वो भी नहीं रहा है। सो यू आर गिवन हर तरीके से एक बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म जहां आपको एनालाइज करना है आप कितना डीप जा सकते हो इन अ पैसेज। एंड दैट इज हाउ आफ्टर गिविंग द एग्जाम ऑल्सो, लाइक आप एग्जाम देके आ जाते हो, यू आर ऑल सेट कि भाई मुझे मार्क्स अच्छे से आने वाले हैं। घर पे आकर उसको ना ऐसे फेंक मत दिया करो पेपर को। यू शुड रीड द पैसेजेस ताकि आपको कुछ और नया सीखने को मिले। क्लियर? सो यहाँ पर जो पैसेज है वो ऑस्ट्रेलिया में लगी बुश फायर के बारे में है कि भैया वो जो सीजन था इट वाज नॉट नॉर्मल ऑफ 2019-2020। Data from satellite sources assembled by UNEP, that is United Nations Environment Programme's World Environment Situation Room, confirms that the wildfires in Australia in the last 2 months of 2019 and the first 6 weeks of 2020 were far from normal. अब देखो केस बेस पे बहुत अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पे जाना, बिकॉज दैट इज मोर बोल सकते हैं कह सकते हैं कि सही स्टेप है। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो पूरा पैसेज फटाफट से पढ़ना है तो डू गो विद इट, बट फॉर श्योर केस बेस में क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पे आना अच्छा तरीका होता है। सो यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो डेटा है यूएनईपी का, उनका भी यूएनईपी का भी किस तरीके से कहाँ से डेटा लिया गया है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट सिचुएशन रूम से। ये कंफर्म करते हैं कि जो वाइल्ड फायर्स या जो फॉरेस्ट फायर्स लगे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कब लास्ट 2 मंथ्स ऑफ 2019 2019 के आखिरी के 2 महीनों में, एंड फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ 2020 2020 के पहले 6 हफ्तों में, ये फार फ्रॉम नॉर्मल था। फार फ्रॉम नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज को बोलते हो दिस इज फार फ्रॉम नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मल से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, सो फार फ्रॉम नॉर्मल मीन्स नॉट नॉर्मल। तो ये जो वाइल्ड फायर्स लगे थे ये नॉर्मल चीज नहीं था। 2019 was the second hottest year on the record since 1880 and Australia recorded its warmest temperatures ever in December 2019। और ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड हॉटेस्ट ईयर जो है 1880 से लेकर वो 2019 था। सो 2019 सेकेंड हॉटेस्ट ईयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपना सबसे ज्यादा वार्मेस्ट या हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो दिसंबर 2019 में नोटिस किया था। तो आगे के क्वेश्चंस में हमको वापस पीछे ना आना पड़े, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग हियर कि 2019 सेकेंड हॉटेस्ट ईयर था। ठीक है, और वार्मेस्ट टेम्परेचर जो है वो दिसंबर 2019 में देखा गया था। क्लियर? सो हमें आगे जाके एक क्वेश्चन में दिक्कत ना आए इसीलिए मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ। आप लोगों के पास ऑब्वियसली पेपर होता है तो आप फटाफट से देख सकते हो। सो इस तरीके से आपका ये पहला पैसेज का पहला पैराग्राफ है ऑफ द सेकेंड पैसेज। Rising temperatures continue to melt records. The past decade was the hottest on record. और इस तरीके से जो टेम्परेचर बढ़ने का जो सिस्टम चल रहा है ना वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा है। और पास्ट डिकेड जो लास्ट डेकेड रहा है वो सबसे हॉटेस्ट रहा है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर में राइज देखा गया है। साइंटिस्ट टेल अस दैट ओशन टेम्परेचर्स आर नाउ राइजिंग एट द इक्विवेलेंट ऑफ 5 हिरोशिमा बॉम्ब्स अ सेकंड। क्या दिया हुआ है कि ओशन के टेम्परेचर कैसे बढ़ रहे हैं, जैसे कि 5 हिरोशिमा बॉम्ब्स हर सेकेंड में
फट रहे हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा हो, उतना टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है ओशन टेम्परेचर्स का, ठीक है, ओशन का। 1 मिलियन स्पीशीज आर इन नियर टर्म डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। 1 मिलियन स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गए। व्हाट इज एक्सटिंक्शन? हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाना, लास्ट मेंबर जो है उस स्पीशी का वो गायब हो गया, अब एक भी नहीं है, जैसे डोडो, तो वो हो जाते हैं एक्सटिंक्शन। आवर प्लैनेट इज बर्निंग, सेज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस। और एंटोनियो गटरेस कौन है? यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने कहा है हमारा प्लैनेट जल रहा है, यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है कि भैया टेंशन की बात है। The trend is very clear. 37 of 40 years were the warmest recorded since 1880. 1880 से लेकर, ठीक है, 1880 से मतलब अगर हम कंपेयर करें तब से लेके 37 में 40 इयर्स में से, 40 साल में से 37 इयर्स जो हैं वो सबसे वार्मेस्ट रहे हैं, सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है। एंड द 6 वार्मेस्ट इयर्स रिकॉर्डेड वर द लास्ट 6 इयर्स। और 6 सबसे वार्मेस्ट इयर्स जो हैं आखिरी के 6 साल थे। सेज पास्कल पेड्यूसी। और ये किसने कहा है, किसने ये डेटा दिया है? पास्कल पेड्यूसी ने, जो कि है डायरेक्टर ऑफ यूएनईपी's ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस इन जिनीवा। जिनीवा में जो यूएनईपी का ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस है उसके डायरेक्टर जो है वो कौन है? पास्कल पेड्यूसी। यानी कि एक थे सेक्रेटरी एंटोनियो गटरेस और एक है डायरेक्टर पास्कल पेड्यूसी। Australia is always burning. Sorry, for those who think Australia is always burning, graphs clearly show that these fires were exceptional. और जिनको ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा से ही ऐसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं है, ये हमेशा से वाला या नॉर्मल चीज नहीं है, बल्कि अगर आप ग्राफ देखते हो तो वो क्लियरली आपको मेंशन कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, ये एक्सेप्शनल केस है, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, सो इट्स नॉट नॉर्मल। क्लियर? ओके। This service, accessible via the UNEP's World Environment Situation Room, is provided for all countries at national and provincial levels. अब ये जो सर्विस है, जो UNEP की वर्ल्ड इन्वायरमेंट सिचुएशन रूम जिसकी रिपोर्ट थी स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में, ये जो है एक्सेसिबल है वाया दिस, और ये प्रोवाइड होती है फॉर ऑल कंट्रीज, नेशनल, प्रोविंशियल, रीजनल लेवल्स दोनों पे। इट आइडेंटिफाइज ट्रेंड्स इन वाइल्ड फायर एक्टिविटी सिंस 2003। और वाइल्ड फायर का जो एक्टिविटी है, जो फॉरेस्ट फायर लग रहे हैं, 2003 से इसको नोटिस किया जा रहा है। When the data first became available and monitoring began, 2003 में सबसे पहले डेटा मिला, तभी से ये ग्राफ बनाया जा रहा है, और तब से मॉनिटरिंग जो है, ध्यान देने का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया। We have sliced and diced the satellite-based data on wildfires worldwide from 2009 to the present day. Sliced and diced का मतलब होता है हर एक बारीकी पे जाना, हर एक छोटी छोटी बात को समझना एंड देन एक कंक्लूजन पे आना। तो हर एक छोटी इंफॉर्मेशन को भी आप अगर नाप तोल रहे हो, दैट इज व्हाट इज स्लाइस और डाइस करना। द सैटेलाइट बेस्ड डेटा ऑन वाइल्ड फायर्स वर्ल्ड वाइड फ्रॉम 2009 टू प्रेजेंट डे। सो 2009 से अभी तक का सारा ही डेटा जो है उसको अच्छे से बारीकी से स्टडी किया गया है। वी एनालाइज द वाइल्ड फायर्स डेटा। अब जो वाइल्ड फायर का डेटा है वो किन किन फैक्टर्स पे एनालाइज किया जाता है? बाय मंथ, बाय लैंड कवर, टाइप ऑफ लैंड कवर, प्रोटेक्टेड एरिया, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोविंस है या रीजन है, नेशन टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स। और ये भी किसने कहा है? पिड्यूसी एड्स ने, पिड्यूसी एड्स यानी पिड्यूसी जी ने कहा है, जो कि कौन थे? डायरेक्टर थे। क्लियर? अब यहाँ जो ग्राफ है, आई डोंट नो मैं ये मैटर मिटाऊं कि नहीं, ठीक है। तो 2019 जो है वो सेकेंड हॉटेस्ट था, दिसंबर 2019 वार्मेस्ट था टेम्परेचर। 5 हिरोशिमा बॉम्ब एवरी सेकेंड जो है इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है ओशन का। और 1880 में ये 37 आउट ऑफ 40 इयर्स वाला दिया है, और डायरेक्टर है पिड्यूसी। क्लियर? सो ये थे मेजर फैक्टर। और लेट मी रब दिस। अब ये जो आपको पीडीएफ आपने डाउनलोड करके रखा होगा, तो आप उसमें भी जूम करके देख सकते हो ग्राफ को। वैसे इस ग्राफ पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ही उस पर नजर डालना, अदरवाइज डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब यहाँ जो ग्राफ है इसमें दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको इस एक्सिस पे सारी ईयर्स दिए हुए हैं 25 के इंटरवल पे। एंड ये ग्राफ शो कर रहा है लाइक दी टेम्परेचर जो कितना बड़ा है एंड स्टफ लाइक दैट। सो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर की बात हो रही है। 4 इंडिपेंडेंट डेटा सोर्सेज शो नियरली आइडेंटिकल लॉन्ग टर्म वार्निंग ट्रेंड्स, जो कि 4 जो सोर्सेज हैं वो है NOAA नेशनल क्लाइमेटिक डेटा सेंटर, NASA, that is NASA, Goddard Institute for Space Studies, Japanese Meteorological Agency and Met Office Haley Center Climatic Research Unit। अब ये कोई काम का नहीं है अगर इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर? चलिए, तो ये तो पूरा डेटा था। आई होप सब समझ आ गया। अगर कुछ होगा हमको तो हम वापस आ जाएंगे पैसेज में टू अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ पर एक थोड़ा मिसप्रिंट था आई गेस इन द पीडीएफ कि आपको क्वेश्चंस कितने दिए गए थे। आई गेस मैंने वही दे दिया था 8 आउट ऑफ 10, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस बिकॉज टोटल आने ही 8 वाले हैं केस बेस पे। सो 11th क्वेश्चन सेज अ प्लैनेट इज बर्निंग, says United Nations Secretary General Antonio Guterres. This statement explains us that blank.
भाई ये जो स्टेटमेंट है आवर प्लैनेट इज बर्निंग, इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपको क्या बोला, भाई हमारा प्लैनेट अर्थ जो है इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। भाई बर्न कोई चीज कब होगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, राइट? सो इस तरीके से ये पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है? द टेम्परेचर इज राइजिंग एंड इट इज हजार्डस। बिल्कुल ऑब्वियसली टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है कि प्लैनेट जल जाएगा, है ना? तो ये डेंजरस हुआ कि नहीं? हजार्डस हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, तो ये सही है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कंट्रोलेबल, जो टेम्परेचर में राइज हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हो। अरे भाई कंट्रोल कर रहे होते तो बर्न नहीं हो रहा होता, है ना? सो ऑप्शन बी तो गलत है। द एनिमल्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, भैया एनिमल्स कितने से आ गए, मतलब कहां से आ गए? आर प्लैनेट इज बर्निंग में एनिमल्स, तो ये गलत है। द फायर्स आर नेचुरल, कम ऑन, ये भी एक जो फॉरेस्ट फायर्स है, वाइल्ड फायर्स होते हैं, दे आर लॉट ऑफ टाइम्स नेचुरल ओनली, बट कभी कभी मैन मेड फैक्टर्स की वजह से भी हो जाता है। बट यहाँ पर इसका कोई लेना देना ही नहीं है प्लैनेट इज बर्निंग से। सो जो आंसर है वो फॉर श्योर ऑप्शन नंबर ए है, जो एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहा है ऑफ दिस आर प्लैनेट इज बर्निंग। इट मींस राइज हो रहा है टेम्परेचर एंड इट इज डेंजरस। क्लियर? ओके। 12th है हु स्टेटमेंट इज द फॉलोइंग, ये जो स्टेटमेंट है वो किसने कहा है? द ट्रेंड इज वेरी क्लियर, 37 आउट ऑफ 40 वर द वार्मेस्ट इन 1880 सिंस 1880 एंड 6 वार्मेस्ट ईयर्स वर द लास्ट 6 ईयर्स। किसने कहा है ये? पास्कल पिड्यूसी, चलो ठीक है हमको पता है पास्कल पिड्यूसी डायरेक्टर, याद है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है तो पीछे जाके देख लो जो पैराग्राफ्स हैं। सो पास्कल पिड्यूसी सही है। मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, HR, सो क्या है भाई? डायरेक्टर है, बाकी तो कुछ बनता ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन जो है वो सी होगा। अब मैच कर लो पैसेज में जाके, पास्कल पिड्यूसी डायरेक्टर ऑफ UNEP's ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस इन जिनीवा। ऑल राइट, सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है आपका परफेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आपको जो है पैसेज पढ़ के या तो आप ऐसा डेटा मन में रख लेते हो तो फटाफट क्वेश्चंस कर लोगे, अदरवाइज जस्ट गो टू द क्वेश्चन, गो टू द पैसेज, चेक द ऑप्शन, डन? ओके। आ जाते हैं 13th क्वेश्चन पे। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कन्वेज द करेक्ट मीनिंग इन स्लाइस्ड एंड डाइस्ड। मैंने क्या बोला स्लाइस्ड एंड डाइस्ड का? भाई जो बिट्स एंड पीसेस में भी इंफॉर्मेशन, हर एक चीज को आप बारीकी से पढ़ रहे हो, वो स्लाइस एंड डाइस करना होता है। अवेलेबल एट फिंगर टिप्स, स्लाइस्ड एंड डाइस मतलब जो हर उंगली पे इंफॉर्मेशन हो, ये सब याद है। देन सेम व्यू पॉइंट, सेम नजरिया, सेम व्यू पॉइंट उसे कहते हैं। To break a body of information down into smaller parts or to examine it from different viewpoints so that you can understand it better. तो sliced and diced का बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है कि हर एक इन्फॉर्मेशन को आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हो ताकि आप हर एक फ्रेगमेंट को समझो, पूरी इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए, साथ ही साथ आप हर किसी के व्यू पॉइंट से उसको एनालाइज कर रहे हो ताकि आपको हर कोई पर्सपेक्टिव मिल सके। ऑप्शन सी परफेक्ट है। डिपेंडेंट ऑन द रिपोर्ट्स रिलीज, स्लाइस्ड एंड डाइस का रिपोर्ट रिलीज से कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है। आई होप आपने इसको गूगल नहीं किया था, स्लाइस्ड एंड डाइस्ड का मतलब आपने खुद दिमाग लगाया, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू ऑफ कोर्स। सो स्लाइस्ड एंड डाइस्ड ये है करेक्ट डेफिनेशन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आते हैं 14 क्वेश्चन पे। द वाइल्ड फायर्स आर एनालाइज्ड बेस्ड ऑन, तो जो वाइल्ड फायर्स है उसका एनालाइजेशन किन फैक्टर्स पे बेस्ड होता है? डेटा बाय मंथ, टाइप ऑफ लैंड कवर, प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोविंस भी आगे आ जाना चाहिए था बट इट्स ओके। सो डेटा बाय मंथ, टाइप ऑफ लैंड कवर, प्रोटेक्टेड एरिया सब कुछ सही है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द अबव जो है ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही आंसर होगा। डन? ओके। आ जाते हैं 15वें क्वेश्चन पे, 15th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन? अब सब अच्छे से पढ़ने का है बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं। लेट्स जस्ट सी कौन सा गलत है या कौन सा सही है। ओशन टेम्परेचर्स, ओके। सो ओशन टेम्परेचर की बात की गई है तो वही लाइन है, ओशन टेम्परेचर राइजिंग इक्विवेलेंट टू 5 हिरोशिमा बॉम्ब्स पर सेकेंड, है ना? ये 3 चीजें थी, 4 चीजें थी जो हमने पढ़ ली थी। सो ओशन टेम्परेचर इक्विवेलेंट 5 हिरोशिमा बॉम्ब्स और सेकंड, परफेक्ट, ऑप्शन ए सही है। बाकी में देख लेते हैं गलतियां क्या हैं। ओशन टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑफ 7 नहीं भाई, 5 हिरोशिमा है। और लैंड टेम्परेचर की बात नक को करी है भाई, हमको पता है ओशन टेम्परेचर इज दी वन। सो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सो इस तरीके से 15 का आंसर है ए। अब लग रहा होगा ना कि बड़ा आसान है, पहले से ही लग रहा था तो वेल डन, प्राउड ऑफ यू। बट अगर ऐसा लग रहा था ओ भाई क्या दे दिया इतना डिफिकल्ट पैसेज, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा आपको पैसेज कैसे करना है। सो दिस इज हाउ इट इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी। और ऐसे ही मिलते जुलते आपको आने वाले हैं क्वेश्चंस। डन? ओके, चलो 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स ग्राफ्स क्लियरली शो दैट दीज फायर्स वर एक्सेप्शनल। ये जो लाइन दी हुई है कि those who think कि Australia's fires are like very normal या फिर Australia is तो always burning, तो ग्राफ बताते हैं कि these fires were exceptional। ऐसी लाइन पढ़ी थी हमने, इसका मतलब क्या है? It had shown a balance in the temperature fluctuations। भाई जो fluctuations हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है टेम्परेचर, उसमें ना एक बैलेंस देखने को मिला है। नॉट एट ऑल। इट हैड शोन अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हो गया। भैया कम हो गया होता तो ये हम पैसेज पढ़ ही नहीं रहे होते, तो ऑप्शन बी भी गलत है। द राइज इज वेरी नॉर्मल, ठीक है, चिल पिल, राइज जो है टेम्परेचर का तो बड़ा मस्त है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। इट शोज अ कंसर्निंग राइज इन ओवरऑल टेम्परेचर,
परफेक्ट भैया, एक्सेप्शनल थे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। कंसर्न हमको दिखाना चाहिए अपना कि देयर इज समथिंग गड़बड़। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है कि भाई इट शोज अ कंसर्निंग राइज इन ओवरऑल टेम्परेचर। डन, ओके। 17th है, which of the following is correct? Australia recorded its warmest temperatures ever in December 1980. Australia in the last 2 months of 2019 were normal. 2019 was the second hottest year on record since 1880 and Australia in the last 2 months were not normal. अब देखो, हमको पता है कि सारा डेटा हमने लिख लिया था, वैसे अगर याद नहीं है तो जा सकते हो पैराग्राफ पे, फिर भी अगर चाहते हो कि हम डेटा चेक कर लें एक बार, सो लेट्स जस्ट गेट बैक टू द पैसेज। यहाँ पर आपको कहीं फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है कि ऑस्ट्रेलिया इन द लास्ट 2 months ऑफ 2019 एंड फर्स्ट 6 weeks वर फार फ्रॉम नॉर्मल। फार फ्रॉम नॉर्मल मतलब नॉट नॉर्मल, तो एक तो नॉट नॉर्मल वाला सही है, और 2019 सेकेंड हॉटेस्ट ईयर था 1880 से कंपेयर करें तो हम मतलब तब से लेकर। सो बिल्कुल परफेक्टली जैसा हम सोच रहे थे वही आपके आंसर्स हैं कि 2019 सेकेंड हॉटेस्ट ईयर और ऑस्ट्रेलिया लास्ट 2 months में नॉट नॉर्मल, ठीक है, यहां नॉर्मल दिया था। सो इस तरीके से आंसर क्या है वो फॉर श्योर थर्ड और फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द पैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग, यानी इस सेंटेंस को कौन सा ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। 1 million स्पीशीज आर इन नियर टर्म डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। इसका मतलब है 1 million स्पीशीज हैव डिसअपियर्ड, यानी आपको एक्सटिंक्शन वर्ड पे खेलना है यहाँ पे, तो डिसअपियर हो नहीं गए, डिसअपियर होने के कगार पे हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन ए तो गलत है, बिकॉज नियर टर्म बोला है, यानी बहुत पास हैं, बहुत जल्द एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर मेजर्स नहीं लिए गए तो ऑप्शन ए गलत है। आर इन नियर टर्म डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग, परफेक्ट, गायब होने के कगार पे हैं। 1 million स्पीशीज आर सेव, कोई सेव वेव नहीं है, खतरे में है, और 1 million स्पीशीज हैव इंक्रीज, वाह इंक्रीज ही कर दिया सीधे। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये परफेक्ट है, यानी एक्सटिंक्शन का मीनिंग पूछा गया था बेसिकली। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या होगा, सही आंसर। सो इस तरीके से रीडिंग सेक्शन आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, दोनों ही पैसेजेस अच्छे इजी पैसेजेस हैं अगर इस तरीके से एनालाइज करोगे तो। डन, ओके। चलिए अब आ जाएंगे हम सेक्शन बी पे, जहां आपको ग्रामर और राइटिंग दिया हुआ है। फर्स्ट यू गेट द क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं ग्रामर पे, और आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि अगर आपको सीधे सीधे ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनके फुल मार्क्स स्कोर करने हैं ना, प्लीज रिपोर्टेड स्पीच को तो घोट के पी लो। तो आपको क्या करना है, 1 शॉट रिवीजन देखना है रिपोर्टेड स्पीच का, वहां बहुत इजीली मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो टेंस हो, वो क्वेश्चन मार्क हो, यस नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस एक्सेट्रा, ठीक है। उसका एक लिस्ट बना लो, रिवाइज इट, एंड जितने क्वेश्चंस कर सकते हो प्लीज उसको सॉल्व कर लो रिपोर्टेड स्पीच पे, बिकॉज 2 क्वेश्चंस तो आई गेस अगर हम सैंपल पेपर के हिसाब से जाते हैं तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिपोर्टेड स्पीच पे, ठीक है। तो एक तो वो सॉर्टेड हो जाएगा, साथ ही साथ आपको मॉडल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं अगर हम टेस्ट करें ना, आपको मस्ट, मे, माइट, इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नीड वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा बहुत जा सकता है अंदाजा, बट ज्यादातर मस्ट, मे, माइट इसी पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बड़ा आसान है, सारे रूल्स पढ़ लेना, 1 शॉट रिवीजन देख लो, मेरा यही आपको कहना है, और MCQs क्वेश्चंस देख लेना, फटाफट सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। सो इस तरीके से चलो 19 क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हो। द सेक्रेटरी वॉज कंप्लेनिंग, सेक्रेटरी जो है वो कंप्लेन कर रहा था, इट इज हाई टाइम, अब समय आ गया है, यू ब्लैंक स्टॉप प्लेइंग लाउड म्यूजिक, कि तुम जोर जोर से गाने बजाना बंद कर दो, ठीक है। अब देखो जब कोई चीज हाई टाइम होती है ना, इसका मतलब अब बहुत हो गया, लाइक अब घड़ा राइट, घड़ा भर चुका है, यानी कि अब कुछ सर से ऊपर पानी जा चुका है, ठीक है। तो इसके आगे जो है अगर कुछ हुआ तो मुश्किल आ जाएगी, यही बोलते हैं। तो हाई टाइम का मतलब बस अब हो गया, लिमिट क्रॉस हो रही है। सो इट्स हाई टाइम कि तुम जो है लाउड म्यूजिक प्ले करना बंद कर ही दो, क्योंकि अब तो सेक्रेटरी भी कंप्लेन कर रहा है। सो यहां पर एक 100% चीज है दैट यू हैव टू करना ही पड़ेगा बंद। सो मे, कैन, शैल, मस्ट। देखो मे में आपको ऐसे पॉसिबिलिटी दी जाती है, यू मे, लाइक तुम्हारी मर्जी है भाई, अगर तुमको चाहिए निकाल दे तुम्हें घर से तो भले ही मत प्ले करना, मतलब भले ही बंद करो लाउड म्यूजिक प्ले करना, वैसा मीनिंग आ जाएगा। कैन मतलब एबिलिटी है, तुम कर सकते हो। शैल अगेन एक तरीके का विल, शैल उस तरीके का कॉन्सेप्ट है, मतलब पॉसिबिलिटी है ना। और मस्ट क्या है, करना ही पड़ेगा,
100%। सो देखो, जब आप बोल रहे हो कि सेक्रेटरी कंप्लेन कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा हो गया, आप कंप्लेन कर रहे हैं। अब दूसरी बात, हाई टाइम है, ये भी बोल रहा है कि भाई अब तो लाउड म्यूजिक प्ले करना बंद कर ही देना चाहिए, इट्स कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी। अगर आपने ऐसे मीनिंग डिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, लाइक अगर आप मीनिंग जो है समझना स्टार्ट कर देते हो सेंटेंस का, जो मैं कब से बोल रही हूँ, आपको सैम्पल पेपर के टाइम पे भी बोला था कि भाई जो अपना जनरल सेंस है ना उसको यूज करना स्टार्ट कर दो। सो व्हेन यू विल बी लाइक कि मीनिंग तो ये निकल रहा है, ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। सो इधर का 19th का सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मस्ट। और मस्ट पे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है अगर हम प्रैक्टिस पेपर या फिर अगर हम सैम्पल पेपर को एनालाइज करें तो। क्लियर? ओके। 20th क्वेश्चन है, ऑल्दो ही हैड रेड ब्लैंक बुक्स ही स्टिल नोज मोर देन अस। क्या दिया हुआ है? भले ही उसने जो भी है बुक्स, बहुत सारी बुक्स या कम बुक्स, क्योंकि वही दिया हुआ है प्लेंटी ऑफ, लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, ठीक है, फिर भी उसको हमसे ज्यादा पता है। अच्छा, मतलब उसने भले ही कम बुक्स पढ़ी हैं बट फिर भी उसको हमसे ज्यादा पता है, या फिर भले ही उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं फिर भी उसको हमसे ज्यादा पता है। भाई बहुत सारी पढ़ी हैं तो फिर भी थोड़ी बोलोगे कि फिर भी उसको ना हमसे ज्यादा पता है, हमसे कम पता है होता तो बहुत सारी होती है ना, ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी जाएगा। सो यहाँ फॉर श्योर क्या है कि ऑल्दो उसने हमसे कम बुक पढ़ी है या उसने बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं फिर भी उसको हमसे ज्यादा पता है। सो यहाँ पर कुछ तो लेस की बात करना है। अब क्योंकि बुक्स क्या है, काउंटेबल है, राइट, आप इसको काउंट कर सकते हो ना, बुक्स जो है काउंटेबल है, तो कुछ ऐसा जो काउंटेबल के साथ जाए वही लोगे, करेक्ट। अब लिटिल और अ लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, याद है कि नहीं, नहीं है याद तो वन शॉट रिवीजन जाके देखो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। सो लिटिल अ लिटिल अनकाउंटेबल तो भैया कैंसिल कर दो। रही बात लेस में, प्लेंटी ऑफ फ्यू, क्या यूज करोगे, फ्यू यूज करोगे। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है कि उसने भले ही कुछ ही बुक्स पढ़ी हैं, फ्यू बुक्स पढ़ी हैं, बट फिर भी उसको हमसे ज्यादा पता है। सो इस तरीके से जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर? ओके। 21 पे आते हैं, ही वॉज इन हॉस्पिटल बिकॉज ही ब्लैंक हिज लेग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे कुछ हैड ब्रोकन, विल हैव ब्रोकन, विल बी, अच्छा मतलब आपको टेंस पे सॉल्व करना है क्वेश्चन, है ना। तो टेंस तो भैया बेसिकली वन शॉट रिवीजन फिर से देख लो, आपको सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर्स बड़े आसानी से बताया हुआ है मैंने। साथ ही साथ आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए कि हर एक टेंस का मतलब क्या होता है, बस ये दोनों चीजें सॉर्टेड हैं। सो यहाँ क्या दिया हुआ है, ही वॉज इन हॉस्पिटल, यहाँ पर एक वॉज दिया हुआ है जो पास्ट की बात कर रहा है, वो हॉस्पिटल में था, क्योंकि लेग के बारे में ब्रेक करने की बात की गई है, क्योंकि उसकी टांग टूट गई थी, टांग टूटने वाली है, टांग टूट रही है, टांग टूट रही थी, टांग टूटेगी। मतलब अगर हम सारे ही मीनिंग ले लेते हैं तो कितना आसानी से समझ जाएगा कि भाई हॉस्पिटल में था, क्योंकि ऑब्वियसली टांग ऑलरेडी टूट चुकी होगी, है ना, ब्रेक हो गया होगा बोन, लेग ब्रेक हो गया है, यानी कि जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये तो चीज क्लियर है कि भाई एक चीज पास्ट में है हॉस्पिटल, तो यहाँ पे भी कुछ पास्ट में ही हुआ है। और जब ऐसा कुछ होता है कि एक एक्शन जो है पास्ट में जो हुआ है उसके पहले एक एक्शन होकर खत्म हो गया होता है, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। याद आ रहा है ऐसा कुछ, है ना। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिख लो। तो ये बहुत आसान है कि भाई पास्ट परफेक्ट की जो कंडीशंस है ना वो यही होती है कि अगर एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट होकर खत्म हो गया और अभी भी पास्ट में कोई एक्शन हुआ तो भी हम कहते हैं उसको भैया पास्ट परफेक्ट। सो वॉज इन हॉस्पिटल, पास्ट में था हॉस्पिटल में, साथ ही साथ जो टांग टूटने का एक्शन है वो स्टार्ट होकर खत्म भी हो गया पास्ट में। सो दिस इज फॉर श्योर पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर नहीं क्लियर हो रहा है कौन सा टेंस है तो भैया रख के भी तो कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं हम कि मीनिंग कौन सा सही निकल रहा है, राइट। सो ही ब्लैंक हिज लेग। अब पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड, पास्ट है तो, प्लस परफेक्ट है तो V3 तो कहीं नहीं गया, प्लस ऑब्जेक्ट, यही है बेसिक स्ट्रक्चर। परफेक्ट में हमेशा V3 आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हैड आ जाएगा बिकॉज वो पास्ट है, करेक्ट। सो सब्जेक्ट हैड V3, सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, हैड V3। अब हैड V3 यानी ब्रेक का होता है ब्रोकन, तो हैड ब्रोकन, और ऑब्जेक्ट है हिज लेग, यानी परफेक्टली ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है कि वो हॉस्पिटल में था क्योंकि उसकी टांग जो है वो टूट गई थी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये परफेक्ट है। क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट में कोई भी क्वेश्चन आएगा रेडी हो टू सॉल्व, डन, ओके। आ जाते हैं 22nd क्वेश्चन पे, जहां पूछा गया है विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के सीधे सीधे बेसिक से फंडे हैं।
रूल्स हैं कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, यस नो के क्वेश्चंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, WH के क्वेश्चंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें अगर पढ़ लेते हो, कौन सा वर्ब किस में चेंज होता है, जो एडवर्ब्स हैं वो किस में चेंज होंगे, बेसिक चीजें हैं, अगर वो रिवाइज कर लोगे डन है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, सो क्या दिया है, आई जस्ट फिनिश्ड द टेस्ट सेड द बॉय, तो बहुत आसान है, द बॉय सेड दैट, ये तो क्लियर ही है सबको। फिनिश्ड है, फिनिश्ड क्या है, V2 है, V2 है तो क्या है, सिंपल पास्ट है, और अगर कोई चीज सिंपल पास्ट में है और उसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है तो क्या करते हो, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हो, राइट। प्रेजेंट टेंस तो सेम वाले पास्ट में चेंज होता है, पास्ट में हम कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, बचता है एक इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हो, याद है, ऐसे सिखाया है वन शॉर्ट रिवीजन में। सो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का जहां पे भी दिया होगा दैट इज द परफेक्ट वन। अब पास्ट परफेक्ट में हमको पता है हैड V3 होना चाहिए, V3 क्या है, फिनिश्ड ही रहेगा, तो हैड फिनिश्ड। अब जिसमें भी हैड फिनिश्ड नहीं है ना उसको सबसे पहले हटा दो, सो हैड फिनिश्ड, जस्ट फिनिश्ड, विल बी हैड, मतलब दो ही में हैड है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। अब देख लो चेंज क्या है, या तो सीधे कन्वर्ट कर लो या तो भैया दोनों में डिफरेंस देख लो। सो द बॉय सेड दैट ही हैड जस्ट फिनिश्ड द टेस्ट, द बॉय सेड दैट आई हैड जस्ट फिनिश्ड द टेस्ट, यानी प्रोनाउन का केस है यहाँ पर। अब बॉय ने बोला मैंने टेस्ट खत्म कर लिया है, अभी खत्म किया मैंने। अब आप किसी और को बताओगे तो ये बोलोगे मैंने खत्म किया, उसने खत्म कर लिया था, इनडायरेक्ट स्पीच वही है, राइट। सो यहाँ आई जो है वो अकॉर्डिंग टू बॉय चेंज होगा, बॉय क्या हो जाएगा, ही, तो बॉय सेड दैट ही हैड जस्ट फिनिश्ड द टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफेक्ट है, आई नहीं रहेगा। ये हैं छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, और ट्रस्ट मी रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस तो आसानी से कर लोगे अगर सारे रूल्स पढ़ के जाते हो, इतने ईजी क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन वाला यस नो या WH वाला पढ़ लो और टेंस के सारे रूल्स, प्रोनाउन, सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लो, इजी टॉपिक है, डन, ओके। 23rd पे आते हैं, एक और रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन। ही सेड राजपाल व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे, यानी यहाँ पर वाई है, WH वाले क्वेश्चंस हैं, WH वाले क्वेश्चंस हैं तो भैया रूल पता होना चाहिए कि इफ वेदर यूज नहीं करते हो, इफ वेदर यस नो में यूज होता है, और WH वर्ड हम एज इट इज यूज करेंगे। फिर एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है कि वर्ब आता है ना। तो सबसे पहले तो हम ये स्टार्टिंग का करेंगे कि भाई क्वेश्चन है तो आप आस्क्ड या इंक्वायर्ड का यूज करेंगे। अगर आस्क्ड और इंक्वायर्ड नहीं भी दिया है, सेड दिया है, बट बाकी सब कुछ सही है तो भी आप ऑप्शन के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आस्क्ड और इंक्वायर्ड है तो ज्यादा अच्छी बात है। सो ही आस्क्ड राजपाल, अब दैट आएगा क्या, नहीं आएगा, WH वर्ड आएगा। सो ही आस्क्ड राजपाल व्हाई, अब आर यू साउंडिंग मतलब यू आर साउंडिंग, मैंने आपको बोला था कि आर यू को आप यू आर साउंडिंग रखो, बिकॉज जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे शिफ्ट कर देते हैं फॉर आर कन्वीनियंस, बट अगेन वी नीड टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन अगेन फॉर आर कन्वीनियंस, करेक्ट। सो अब यू आर साउंडिंग, यू कौन है, राजपाल, तो ये हो जाएगा ही। आर साउंडिंग का मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही वॉज साउंडिंग, करेक्ट। सो ही आस्क्ड राजपाल व्हाई ही वॉज साउंडिंग, ठीक है। अब ही वॉज साउंडिंग जिसमें नहीं है, इधर पे भी नहीं है, इधर पे भी नहीं है, इधर है, तो ऑप्शन बी और डी में आपको बस अब डिफरेंस देखना है। ही आस्क्ड राजपाल व्हाई ही वॉज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड, ही आस्क्ड राजपाल दैट व्हाई वॉज ही, अब दैट तो आता ही नहीं है, पहली बात, करेक्ट। तो तीसरी बात, टुडे है, टुडे का क्या बन जाता है, दैट डे, उस दिन, ये भी एक और चीज है जिसपे बेस्ड आप क्वेश्चन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दैट डे जो है वो वैसे भी नहीं दिया हुआ था, कहां पर, ऑप्शन सी में, इससे भी वो एलिमिनेट हो रहा था। अब बचता है बी और डी में, एक तो गलती है कि दैट लिखा है वो नहीं लिखना है। दूसरी बात, यहाँ पर वॉज पहले है, हमें पता है हम सब्जेक्ट को पहले रखते हैं वर्ब से, जो एक बॉक्स बनाया है वन शॉट रिविजन अगर याद आ रहा है तो। सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है कि भाई यहाँ पर हमने ही सेड राजपाल, दैट नहीं लगा के WH वर्ड लगाया, आर यू साउंडिंग को यू आर किया, यू को राजपाल के हिसाब से ही किया, आर साउंडिंग को वॉज साउंडिंग किया, सो डिप्रेस्ड टुडे को किया दैट डे, और क्वेश्चन मार्क ड्रॉप कर दिया। सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो परफेक्ट है। आई होप आपको WH वाला जो कॉन्सेप्ट है, टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सब याद है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम बचा है, वन शॉट रिविजन देखो, बार बार बोल रही हूँ बिकॉज मुझे पक्का पता है कि आप अगर वो देख लोगे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डन, ओके। चलिए 24th है, दे आर नॉट एबल टू गेट एनी रिजल्ट्स, उनको कोई भी परिणाम नहीं मिल रहा है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, ओके। दे ब्लैंक वर्किंग ऑन दिस सिंस लास्ट अक्टूबर, अच्छा उनको अभी भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, दे आर नॉट गेटिंग, ओके। दे ब्लैंक वर्किंग ऑन दिस सिंस लास्ट अक्टूबर, तो वो लोग लास्ट अक्टूबर से काम कर रहे हैं उस पर,
यही बोलेंगे, नॉट तो नहीं दिया है, नहीं। सो काम कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसका मतलब अक्टूबर से लेके उनका काम चल रहा है, करेक्ट। अब यही देख लो आप, दे हैज बीन, पहली बात तो दे के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है, तो ऑप्शन ए तो गलत। दे विल बी है, ये बैड नहीं है, ये बीन है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। सो दे विल बी, देन ओके दिस इज बी, डी हटा दो, दे विल बी, देन दे हैव वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो कब से काम जो है उनका स्टार्ट हो गया पर अभी भी चल रहा है। तो हम जब बोलते हैं कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यही तो होता है, स्टार्ट हो गया है पास्ट में बट अभी भी चल रहा है, करेक्ट। सो यही चीज है, प्रेजेंट है तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है भैया, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। परफेक्ट के लिए V3 चाहिए, कंटिन्यूअस के लिए V1 ING चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस सीनियर है तो हम मेन वर्ब का ING फॉर्म यूज करेंगे, और परफेक्ट को नाराज नहीं करना है इसलिए हम बीन को लेके आते हैं। याद है सारे शब्द। सो हैज, हैव, बीन और V1 ING क्या है भाई, यहाँ पर वर्किंग पहले दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो परफेक्ट है कि दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस लास्ट अक्टूबर। क्लियर, यानी उनको रिजल्ट्स अभी भी नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब उनका काम अभी भी चल रहा है, और सिंस लास्ट दिया है तो पिछले अक्टूबर से काम करना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी भी तो कर रहे हैं, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बस इस तरीके से जनरल सेंस का इस्तेमाल कर लो टेंस में, ट्रस्ट मी क्वेश्चंस मक्खन की तरह बनने वाले हैं। डन, ओके, चलिए आ जाते हैं अब राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग में फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर के क्वेश्चंस बहुत आसान है, मतलब जितने भी बच्चे हैं वो परेशान इसी के लिए हो रहे हैं कि भैया फॉर्मल लेटर MCQs कैसे करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो आज फिर प्रूफ हो जाएगा, सैम्पल पेपर में प्रूफ किया था, अभी भी प्रूफ कर रही हूँ, बहुत आसान फॉर्मेट है। दिया हुआ है आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बिलो, यानी आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं राइटिंग सेक्शन में, आपको कोई भी 5 को आंसर करना है। क्या है क्वेश्चन, यू आर धानी, नाइस नेम, आप धानी हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का है तो प्लीज दिल पे ना लें, अब क्वेश्चन दिया है तो क्या करें। सो यू आर धानी, अ रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी आसाम, आप आसाम के रहने वाले हो। पीपल हैव अडैप्टेड टू वेयरिंग फेस मास्क एज अ न्यू नॉर्मल, ऑब्वियसली अब जो नया नॉर्मल है वो यही है, मास्क पहनना है ना, मास्क पहनना बहुत जरूरी। तो यहाँ पे वही दिया है कि एक नया नॉर्मल ये है कि पीपल हैव स्टार्टेड वेयरिंग मास्क, बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो हाउ टू डिस्पोज ऑफ देम प्रॉपरली। बट ज्यादातर लोग को यही नहीं पता कि मास्क को डिस्पोज कैसे करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई खराब हो जाता है मास्क, भैया रोड पे फेंक देते हैं, काहे को, डस्टबिन नहीं है ना, तो प्रॉपरली डिस्पोज करना नहीं आ रहा है लोगों को मास्क। यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, एडिटोरियल लेटर है, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ प्रोटेक्टिव मास्क, यानी आपका मेजर जो सब्जेक्ट है वो यही है कि आप प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मास्क से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हो, है ना। तो आपके पास क्या है, एडिटोरियल लेटर है, हम किसी भी न्यूज़पेपर को लिख सकते हो, नाम नहीं दिया हुआ। साथ ही साथ आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है रिगार्डिंग द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मास्क। अब ये 3 चीजें जो कि बेसिक हैं, आपको हमेशा अपने एग्जाम में ध्यान में रखना है कि भैया एग्जैक्टली न्यूज़पेपर लिखना किसको है, दिक्कत क्या है, ठीक है, और सब्जेक्ट मैं इसमें से क्या बना सकता हूँ, बस। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, सिलेक्ट द ऑप्शन विद रेलेवेंट एस्पेक्ट्स दैट धानी शुड सिलेक्ट फॉर दिस लेटर। भाई इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो धानी को अपने पत्र में, लेटर में मेंशन करना अनिवार्य है, जरूरी है। नंबर 1, द एडिटर्स नेम। क्या आपने कभी देखा है कि किसी एडिटोरियल लेटर में हम ये लिखते हैं द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स? क्या आपने ये देखा है कि हम लिखते हैं कोई भी नाम बोल दो, जैसे हमने बोला रोहन मेहरा द एडिटर ऑफ दिस, नाम नहीं लिखते, हम सिर्फ एडिटर लिखते हैं, प्रोफाइल लिखते हैं, तो एडिटर का नाम नहीं लिखना है। सेकंड, सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट तो जरूरी है, जब तक लिखोगे नहीं सब्जेक्ट सामने वाला पड़ेगा ही नहीं कि क्यों लिखा है लेटर। स्पेसिफिक डेट फॉर द रिप्लाई ऑफ द लेटर, आप ये मेंशन करोगे, देखिए मैंने आज लेटर लिखा है, मुझे 2 दिन के अंदर रिप्लाई भेज देना, या फिर मुझे ना 20 तारीख को रिप्लाई चाहिए, ऐसा कभी मेंशन किया किसी लेटर में? नहीं। तो ऑप्शन सी भी जो है, थर्ड जो है, गलत है। फॉर्मल टोन, ये तो बहुत जरूरी है, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली बात करना है। यू शुड नॉट बी लाइक, देखो बहुत दिक्कत हो रही है, प्रोटेक्टिव मास्क के बारे में अवेयरनेस चुपचाप फैला दो, तुम्हारा न्यूज़पेपर का काम ही यही है, ऐसा नहीं लिखते हम कभी लेटर, है ना। तो फॉर्मल टोन गलत है कि सही है? सही है। तो आपको फॉर्मल टोन मेंटेन रखनी है, जरूरी है। नेक्स्ट है कंसर्न्स। क्या आप अपने कंसर्न्स मेंशन करोगे? बिल्कुल करोगे ना, सामने वाले को जब तक आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगे कि हमें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द मास्क इन एन इम्प्रॉपर वे, तब तक वो क्यों अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, आपके लेटर को क्यों पब्लिश करेंगे, है ना। सो इसीलिए कंसर्न बताना भी जरूरी है। यानी आपको ये चीज क्लियर हो गई कि लेटर में आपका सब्जेक्ट
न्यूज़पेपर का नाम, फॉर्मल टोन और जो भी कंसर्न है वो मेंशन करना जरूरी है, आगे क्वेश्चन में ध्यान रखना। सो इस तरीके से 2, 4 and 5 are the major things that she should mention, right? So 2, 4, 5 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपका ये आंसर सही था। डन, ओके। 26th है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द लेटर। भाई इस लेटर का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ध्यान में रखो क्या लिख रहे हो लेटर, अवेयरनेस फैलाना है फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मास्क। सो ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स मास्क कंसर्न्स एंड अपील टू रेज अ कंसर्न अबाउट द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्रोटेक्टिव मास्क अ कंसर्न, टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। भैया ये हम दादी नानी नहीं है जो हम अपने पोते पोती को बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो, नहीं, तो ऑप्शन डी तो गलत है। मास्क एक कंसर्न है, भाई मास्क कंसर्न नहीं है, मास्क तो बहुत जरूरी है, उसको गलत तरीके से फेंकना इज अ कंसर्न, तो ऑप्शन सी भी गलत है। अटेंशन ड्रॉ कर रहे हो मास्क के कंसर्न से रिलेटेड, कि अपील कर रहे हो कि मुझे कंसर्न रेस करना है कि कैसे इम्प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है प्रोटेक्टिव मास्क। परफेक्ट, डिस्पोजल की बात है कहाँ बाकी, तो ऑप्शन बी सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका परफेक्ट सब्जेक्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर लेटर। इजी। नेक्स्ट आते हैं 27th क्वेश्चन पे, विच ऑप्शन शुड धानी सिलेक्ट टू इलैबोरेट द डिफिकल्टीज फेस्ड। अब ये क्वेश्चन देख के डर मत जाना भैया हम तो तुमको ही छोड़ के जाएंगे पेपर में, ऐसा ना करना, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा आसान है, एक बार पढ़ लो, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कौन सा वाला जो है बॉक्स या ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए जो धानी अपने लेटर में लिखे, पढ़ लो एक बार कौन सी चीज है जो लेटर में लिखने लायक है, नहीं समझ आएगा तो छोड़ देना, ठीक है। सो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मास्क, अनक्लीन रोड्स, केयरलेस थ्रोइंग ऑफ दीज मास्क इन प्लेसेस, ये तो सही है, ऑप्शन ए, और ये गलत है। रोड अनक्लीन है, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, और प्रॉपर मास्क की कमी है, तो ऑप्शन ए गलत है। पीपल बीइंग इन्फेक्टेड बाय अनइंटेंशनली कमिंग इनटू कांटेक्ट विद इट, ओके ठीक है, मतलब हम मास्क फेंकेंगे तो लोग जो हैं वो अनइंटेंशनली, गलती से उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं और उनको इन्फेक्शन हो सकता है। परफेक्ट, ये पॉइंट तो मेंशन करना चाहिए, राइट। केयरलेस थ्रोइंग ऑफ दीज मास्क इन प्लेसेस, बिल्कुल सही है भाई, केयरलेसली जो है फेंका जा रहा है मास्क को। बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इन इम्प्रॉपर प्लेसेस बाय सेक्शन ऑफ पीपल, परफेक्ट, कि कुछ लोग जो हैं कहीं पे भी मास्क फेंक दे रहे हैं, यानी इम्प्रॉपर जो है प्लेसेस पे डिस्पोज कर रहे हैं, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन बी तो बिल्कुल परफेक्ट है कि ये तो मेंशन करना ही चाहिए अपने लेटर में। थर्ड है एब्सेंस ऑफ डस्टबिन्स, अनहाइजीनिक पीपल, लैक ऑफ अटेंशन, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, कि लोग जो है बड़े अनहाइजीनिक हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं और डस्टबिन की कमी है। अब एक बात बताओ, सी और बी में अगर चूज करना हो किसको चूज करोगे? ऑप्शन बी को ना, तो इसको कर दो एलिमिनेट, तो ऑप्शन सी भी गया। मास डिस्पोज्ड ऑफ इन इम्प्रॉपर प्लेसेस बाय अ सेक्शन ऑफ पीपल, अच्छा ठीक है। केयरलेस थ्रोइंग ऑफ दीज मास्क इन प्लेसेस, परफेक्ट, यानी मास्क जो है वो इम्प्रॉपरली कुछ लोग फेंक रहे हैं, साथ ही साथ केयरलेस थ्रोइंग हो रही है ऑफ मास्क। अब आता है यहाँ पे ट्रिक, ऑप्शन बी भी सही है, डी भी सही है, बट क्या अप्रोप्रिएट है, क्या चीज है जो उसको बिल्कुल इलैबोरेट करना चाहिए अपने लेटर में? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी। ये जो पॉइंट है, कंसर्न क्या है, मास्क का डिस्पोजल, अगर इम्प्रॉपरली डिस्पोज हो रहा है मास्क तो उससे कुछ वो होना भी तो चाहिए ना, नुकसान। नुकसान क्या है कि अनइंटेंशनली सब लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर? सो इस तरीके से क्वेश्चन दिखने में बड़ा डरावना है पर बहुत ही प्यारा, सिंपल, स्वीट सा क्वेश्चन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। ऑल दीज पॉइंट्स शुड बी मेंशन्ड इन द लेटर। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं, धानी शेयर सम सजेशंस इन हर लेटर टू एड्रेस द इशू। ठीक है, धानी जो है वो कुछ कुछ अपने सजेशंस दे रही है कि भाई ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है लेटर में। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हेल्प्स अ कंप्लीट दीज सजेशंस अप्रोप्रिएटली। तो उसने कुछ लाइंस लिख दी, अब हमको उसकी मदद करनी है इसको कंप्लीट करने में। इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से, दिस अपील इन द न्यूज़पेपर कैन प्ले अ पिवोटल रोल इन ब्लैंक। भाई मेरे हिसाब से अगर हम ये अपील न्यूज़पेपर में छापेंगे तो ये एक बहुत ही पिवोटल यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किस लिए, देख लेंगे। ऑल्सो द नेग्लिजेंस एंड ब्लैंक, अच्छा, और जो नेग्लिजेंस हो रहा है, इग्नोरेंस हो रहा है और बाकी की बातें। सो इन माई ओपिनियन ये जो अपील है ये पिवोटल रोल प्ले करेगा इन कीपिंग मिनिमम इंटरफेरेंस, इन चेंजिंग परसेप्शन, इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, इन इंटरेक्शन। देखो सबसे पहली बात, मिनिमम इंटरफेरेंस की बात ही नहीं आती, तो ऑप्शन ए गलत। बी में दिया है परसेप्शन चेंज करना, किसका नजरिया चेंज करना है, कोई नजरिया की बात हो रही है नहीं ना, तो ऑप्शन टू भी गलत है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, परफेक्ट, कि भाई अवेयरनेस स्प्रेड करने में मदद करेगा। और इंटरेक्शन, किसके साथ इंटरेक्ट करना है, किसी के साथ नहीं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड ऑप्शन भी देख लो। ऑल्सो द नेग्लिजेंस, ये कुछ दिया हुआ था, ऑल्सो द नेग्लिजेंस एंड changing perception and cautioning the authorities and carelessly throwing their used mask increase the chances of spreading infection, also keeping minimum interference, बिल्कुल परफेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही तो चीज़ दी जा रही है कि भाई ये जो लेटर है ये अवेयरनेस स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरी बात, एक नेग्लिजेंस, एक इग्नोरेंस है और केयरलेसली आप थ्रो कर रहे हैं मास्क को, इससे क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। तो लेटर एमसीक्यू के फॉर्म में आना
ट्रस्ट मी ये ब्लेसिंग है। प्लीज मेक श्योर पहले ही परसेप्शन बना के जाओगे ना, भैया एमसीक्यू है, हम तो बहुत घबराए हुए हैं, पढ़ा सब कुछ है पर नहीं आया, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तो आपके सामने ही, आपको सब कुछ दिया, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। सो दिस इज हाउ राइटिंग सेक्शन जो है वो एमसीक्यूज के फॉर्म में, आई बिलीव इट्स अ परफेक्ट थिंग दैट इज गिवन टू यू। प्लीज ट्रस्ट मी, 40 on 40 स्कोर करना बहुत आसान है इस बार। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 29th क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली जस्टिफाइज द चॉइस ऑफ कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द लेटर। आप लेटर को एंड कैसे करोगे, कंक्लूड कैसे करोगे? I expect the authorities to take actions on this issue. You have to post my thoughts in your newspapers. भैया मेरी उम्मीद है अथॉरिटीज से कि वो एक्शन लेंगे और आपको करना ही पड़ेगा मेरे लेटर को पब्लिश। करो, बिल्कुल, पूछ नहीं रही हूँ, बता नहीं रही हूँ, करना ही पड़ेगा। ऐसे बोलोगे, कोई नहीं पढ़ने वाला आपका लेटर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड दिया है, hence through the pages of your esteemed newspaper, I would like to appeal to the people of our country to blank blank blank. तो यहाँ पे आप कंक्लूड बड़े ही प्यार से, इज्जत से कर रहे हो कि इसीलिए आपका जो इतना जाना माना स्टीम्ड न्यूज़पेपर है उसके थ्रू मैं चाहती हूँ कि मैं अपील करूँ लोगों को कि भैया क्या वही केयरलेसली डिस्पोज मत करो एंड स्टफ लाइक दैट। ऑप्शन बी सेकंड बिल्कुल सही है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोल रहे हो। अब येस टू ऑप्शन 1 बिकॉज ऑफ द अथॉरिटेटिव टो, बिल्कुल भी नहीं। एक तो सबसे पहली बात, इसको नो लिख लो, इसको येस लिख लो, एंड देन वी वन सेलेक्ट दी ऑप्शंस, है ना। दिया है कि कंक्लूजन क्यों चूज करोगे इनमें से, यानी सेकंड ऑप्शन क्यों चूज करना है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देख लो, जहां पे भी 1 के साथ यस दिया पहले तो उसको हटाओ। तो ऑप्शन 1 में यस, ऑप्शन 1 में और कहीं यस है नहीं है, नो है, ठीक है, तो इसको भी आप, इसको आप रखेंगे। अच्छा, फिर सेकंड वाले ऑप्शन को नो जो है वो डी में दिया है, अब आपको चूज करना है ऑप्शन नंबर बी और सी में। ठीक है, बी में दिया है ऑप्शन 1 हम इसीलिए यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये इनफॉर्मल टोन में बोला गया है। ऑप्शन सी हम इसीलिए चूज करेंगे बिकॉज टोन जो है वो पोलाइट है। अब देखो आप क्या बोलोगे ना, मैम ऐसे कैसे भैया, बी भी सही है ऑप्शन सी भी सही है, हमको तो दोनों पे मार्क्स चाहिए। काय को मार्क्स मिलेंगे? क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, आप क्यों चूज करोगे ये पूछा है, क्यों नहीं करोगे ये नहीं पूछा है ना। तो क्यों चूज करेंगे, बिकॉज ये पोलाइट एक्सपेक्टेशन है, तो ऑप्शन सी सही है। क्यों नहीं चूज करेंगे, वो सही है बट पूछा थोड़ी है, जो पूछा नहीं उस पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही ऑप्शन है। सेम चीज मैंने सैंपल पेपर में भी आपको डिस्क्राइब की थी, अगर उसमें ध्यान से नहीं सुना ना, पक्का ये क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए होगे। अब आई थिंक डन है। ऑलराइट, ओके, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो इस लेटर पे बेस्ड है। ये कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली। भाई इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जो आपका कंक्लूजन को कंप्लीट कर रहा है? ठीक है, आई होप दैट माई लेटर विल क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स, will lead to action against all such people, will improve circulation of your newspaper, will result in positive reviews by the audience। क्या दिया हुआ है भैया? मेरी आशा है, मैंने ये जो लेटर लिखा है ना वो इस उम्मीद से लिखा है कि आप जो हैं ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, उनको जेल में डालो, पीटो, ताकि समझ आए उनको। विल इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर, मेरी उम्मीद है कि मैंने क्योंकि अपने शुभ हाथों से लेटर दिया है, आप पब्लिश कीजिए, देखिए आपका न्यूज़पेपर कितना बिकता है। विल रिजल्ट इन पॉजिटिव रिव्यूज बाय द ऑडियंस, ऑडियंस जैसी पढ़ेगी लेटर को बोलेगी वाह क्या उम्दा लेटर लिखा है। या फिर विल क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स, कि भैया ये अवेयरनेस फैलाएगी, जानकारी फैलाएगी लोगों के बीच में कि कैसे हमको प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। ऑब्वियसली आपको क्या लेना देना है कि वो लोगों को मारे, जेल में डालें, भैया ये सब चीजों के लिए नहीं लिख रहे हो लेटर। आपका मतलब है कि लोग समझें क्या जरूरी है। रही बात सर्कुलेशन न्यूज़पेपर का हो रहा है, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है तभी तो लिखा है आपने, तो आपकी जरूरत नहीं है उनको। ऑल्सो रिजल्ट इन पॉजिटिव रिव्यूज, क्या करोगे इसका पॉजिटिव रिव्यू का? आपको अवेयरनेस फैलानी है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है कि भैया ये मेरा कंक्लूजन है, ये मेरी उम्मीद है, इसलिए मैंने लेटर लिखा है। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट एंड फाइनल सेक्शन जो कि है लिटरेचर सेक्शन। आई होप अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि नहीं पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लगता है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द सेक्शन लिटरेचर सेक्शन, जिसके लिए हमने इतने सारे चैप्टर्स, इतनी सारी पोम्स पढ़ी हैं, इतने सारे एमसीक्यूज करे हैं, बट पता नहीं क्या आने वाला है ना। तो ये जो सेक्शन है आपकी मदद करने के लिए भी है, एक्सट्रैक्ट दे दिया है, साथ ही साथ 10 क्वेश्चन 51 to 60 जो क्वेश्चन रहेंगे दे विल बी डायरेक्ट। तो फॉर श्योर आपको लिटरेचर जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, हर एक चीज आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए, स्टोरी का हर एक पॉइंट। ठीक है, सो देयर आर टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 26, यानी कोई भी 4 क्वेश्चंस आप अपनी इच्छा अनुसार छोड़ सकते हैं। एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम 5th to 9th सेक्शन, यानी कि जो 5th से लेके जो ये 5th है 9th तक अटेम्प्ट द फॉलोइंग होगा लास्ट में, वहां से पूरे क्वेश्चंस में से आप कोई भी 4 अपनी इच्छा अनुसार छोड़ सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट कम टू दिस एक्सट्रैक्ट, क्या दिया हुआ है, रीड दिस एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। नाउ इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाओ आंसर क्या है, तो एक्सट्रैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए लिटरेचर इतने अच्छे से पढ़ के जाओ कि आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्लियर, ओके।
But in the hearts of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो a letter to God, लेंचो की स्टोरी है ये, वेरी फर्स्ट चैप्टर, कि जब सब कुछ रुइन हो गया, फील्ड वगैरह रुइन हो गई और कुछ भी नहीं बचा रहा है ना, मतलब कुछ भी बचा नहीं फील्ड में, तब भी लेंचो जो है उनके हार्ट में एक होप था, एक उम्मीद थी, और वो थी भगवान से मदद, कि भगवान जरूर उनकी मदद करेंगे. ऑल्सो सॉलिटरी हाउस यानी एक ही घर, ठीक है. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. और लेंचो बोलते हैं कि प्लीज अपसेट मत हो, भले ही ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ चला गया, टोटल लॉस हो गया है, बट एक चीज हमेशा याद रखो कि कोई भी भूख से मरता नहीं है, यानी भगवान जो है वो किसी को भी भूखा नहीं मारते. That's what they say, no one dies of hunger. और वही इसीलिए ये लोग कहते हैं कि no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. और लेंचो जो है पूरी रात भर यही सोच रहे थे कि भगवान जो है उनकी डेफिनेटली मदद करेंगे, उनको सिर्फ भगवान से उम्मीद थी, और उनका ही मानना था कि भगवान की आंखें जो है वो सब देख सकती हैं, है ना, इवन जो हमारी अंतर आत्मा में है, हमारी कॉन्शियस में चल रहा है, वो भी वो देख सकते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि लेंचो जो है वो बहुत ज्यादा मेहनती थे, हार्ड वर्किंग थे, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. तो भले ही वो एनिमल्स की तरह काम करते थे फील्ड्स में, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करते, बट फिर भी उनको लिखना पढ़ना आता था. सो ही न्यू हाउ टू राइट, सो ही वॉज लिटरेट इनफ, एजुकेटेड इनफ टू राइट द लेटर. The following Sunday, यानी कि जो नेक्स्ट संडे आया आने वाला, at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो उन्होंने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया जो कि वो खुद जाएंगे पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट करेंगे. It was nothing less than a letter to God. और ये कुछ और कोई लेटर नहीं था, ये भगवान को लिखा गया एक लेटर था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dash dash dash. तो उन्होंने लेटर में ये लिखा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे भगवान, तो मैं और मेरा परिवार जो है हम लोग भूखे रह जाएंगे इस साल, क्योंकि मुझे क्यों 100 पैसों की जरूरत है. कितने पैसे मांगे? 100 पैसों, ताकि मैं अपनी फील्ड को वापस से सोइंग कर सकूं, वापस से बीज बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसलें उगनी जाती तब तक मेरे पास पैसे हों ताकि मैं और मेरी फैमिली सर्वाइव कर सके. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और आगे की जो भी कहानी थी कि ओले पड़े, हेल स्टॉर्म पड़े और इतना नुकसान हो गया. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, और जो लिफाफा था, एनवेलोप था, उस पर टू गॉड यानी एड्रेस में उन्होंने भगवान का नाम लिख दिया, टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड, डाल दिया लेटर उन्होंने, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी वो टेंशन में थे, बट वो घर चले गए. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Stamp लगाया और फिर mail box में उन्होंने letter डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और इनमें से ही जो post office के employees थे, उनमें से एक जो है, जो postman था, वो उस लेटर को जैसे दिखते कि भगवान को लिखा गया है, टू गॉड, वो लेटर लेकर वो बहुत जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास जाते हैं और फिर अपने बॉस को वो लेटर दिखाते हैं जो कि भगवान के लिए लिखा गया है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और इसीलिए हंस रहे थे वो क्योंकि आज तक जिंदगी में उन्होंने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, टू गॉड, मतलब ये कौन सा पता है जहां पे उनको लेटर पोस्ट करना था. एंड दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम अ लेटर टू गॉड, आपको ये भी मेंशन कर दिया गया. तो बड़ा आसान है. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. व्हाट वाज द ओनली होप दैट लेंचो हैड? जस्टिस, उनको न्याय चाहिए था. हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान मदद करेंगे. द रेन टू स्टॉप, की बारिश अब रुक जाए. टू डाई ऑफ हंगर, कि बस अब तो सब गया, अब मेरे को मरना है ऐसे ही भूखे रहकर. सो ऑब्वियसली बहुत आसान है. ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट भी एक्सट्रैक्ट से, और आपको वैसे भी पता है, एक्सट्रैक्ट नहीं भी पढ़ोगे तो भी पता है कि लेंचो के पास एक ही होप था, एक ही उम्मीद थी, वो थी भगवान से मदद. क्लियर? 32nd क्वेश्चन है, एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनती, है ना. सो समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग, जिसको काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. समवन हु स्प्रेड्स अवेयरनेस, जो जानकारी फैलाता है. समवन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनती है. समवन हु हैज अ ग्रेट बॉडी, जिसकी बहुत ही सॉलिड बॉडी होती है, उनको कहते हैं ऑक्स ऑफ अ मैन. बिल्कुल भी नहीं. तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है कि कोई भी इंसान जो बहुत मेहनती हार्ड वर्किंग होता है उसको ऑक्स ऑफ अ मैन कहते हैं. इजी क्वेश्चंस. ऑल राइट, ओके. 33rd पे आते हैं. लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड व्हिच सिग्निफाइज दैट, लेंचो ने जब भगवान को लेटर लिखने का सोचा, इससे आपको क्या प्रूफ होता है कि लेंचो कैसे इंसान होंगे? ही वॉज इम्पेशेंट, उनमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, बहुत ही कम धीरज था उनमें कि नहीं मुझे तो भैया पैसे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए. वो इम्पेशेंस शो करता है उनका, जो उन्होंने लेटर लिखा भगवान को, उससे. ही वॉज सेल्फिश, कि वो बहुत लालची थे, बहुत मतलबी थे. उनको ये था, लालची नहीं मतलबी होता है सेल्फिश, वैसे ही वही शो हो रहा है कि ही वॉज वेरी ग्रीडी, सेल्फिश एंड ही वॉन्टेड मनी.
ही हैड अटमोस्ट फेथ इन गॉड, कि उनको भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था. ही वॉज डिजेक्टेड, कि वो डिसहार्टन थे, उनका दिल टूट गया था. ऑब्वियसली सारी चीजों में से आप ऑप्शन नंबर सी और डी बोल सकते हैं कि लंचों के लिए सही है, बट लेटर से रिलेटेड क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी, कि उनको भगवान पे बहुत ज्यादा अटूट विश्वास था. दैट इज व्हाट इज द अटमोस्ट फेथ इन गॉड विच इज सिग्निफाइड बाय द वे ही रोट अ लेटर टू गॉड हिमसेल्फ. क्लियर? ओके. 34th है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द पोस्टमैन गो लाफिंग हार्टिली आफ्टर ही सॉ द लेटर. ऐसा क्या हुआ कि पोस्टमैन जो है वो हंसते हंसते गया अपना उस लेटर को लेकर बॉस के पास. द लेटर वॉज रिटन इन अ कोड लैंग्वेज, बिकॉज लेटर एक कोड लैंग्वेज में था, वो पढ़ के उसको हंसी आ गई. द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, कि भगवान को लिखा गया था लेटर. द लेटर हैड नो एड्रेस, कि लेटर पे कोई एड्रेस ही नहीं था. कांट बी डिफाइन, कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई क्यों हंस रहे थे पोस्टमैन. अरे ऑब्वियसली दिया हुआ है, नेवर इन हिज लाइफ ही सॉ सच एन एड्रेस, है ना. सो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान को एड्रेस किया गया था लेटर. दैट इज समथिंग जो कि मैटर था या जो फैक्ट था जिसकी वजह से हंसी आ रही थी पोस्टमैन को. क्लियर? ओके. 35th है, सिलेक्ट द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग. अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस रिलेशनशिप टेस्ट करना होता है कि क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द टू वर्ड्स, एंड देन दैट सेम विल बी अप्लाइड इन द नेक्स्ट वर्ड. सो सॉलिटरी एंड सोशिएबल. सॉलिटरी मतलब बिल्कुल अकेले रहना पसंद करता है जो, और घर के मामले में बिल्कुल अकेला. बट यहाँ आपको अलग तरीके से दिया हुआ है, इंसानों के प्रति दिया, लाइक ह्यूमन बींग्स का नेचर. सम पीपल आर सॉलिटरी, दे वांट एकांत. सम पीपल आर सोशिएबल, जो हर किसी के साथ रहना पसंद करते हैं, लोग हों आसपास, बहुत सारी बातचीत करें, कॉन्वर्जेशन करें. तो ये बिल्कुल क्या है? ऑपोजिट है. तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एंटोनिम्स का है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स का है. राइट वैसा ही आपको कंपैशन के साथ रखना है. अब कंपैशन एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है, किसी के लिए बहुत कंपैशनेट होना, बहुत कंसर्न शो करना, है ना. अब यहाँ कुछ नेगेटिव आएगा. सो बेनिवलेंस, सॉलिसिट्यूड, टेंडरनेस, इंडिफरेंस. अब देखो बेनिवलेंस, सॉलिसिट्यूड, टेंडरनेस, तीनों ही पॉजिटिव क्वालिटीज बताते हैं जब आप बहुत फ्रेंडली होते हो, काइंड होते हो, जेंटल होते हो टुवर्ड्स समबडी. बट इनडिफरेंस का मतलब होता है कि आप बहुत हटके रहते हो, यू डोंट लाइक पर्सन, हेटरेट टाइप की फीलिंग होती है आप में. इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही वर्ड है, बिकॉज आपको एक एंटोनिम चाहिए. सो कंपैशन का ऑपोजिट इंडिफरेंस हो जाएगा. डन? ओके. आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे. आई होप ये 35 के 35 क्वेश्चंस यू आर लाइक कम ऑन, दीज आर लाइक वेरी इजी, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा होगा. ओके. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट follow. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them round and saying nothing herself. अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कभी कभी जब पैगी, ये 100 ड्रेसेस वाला है, ठीक है, तो पैगी जब वैंडा का मजाक उड़ाती थी और उससे क्वेश्चंस करती थी ऑब्वियसली अबाउट द ड्रेस एंड शूज एंड हैट्स, और वो स्मॉकिंग पोलाइट वॉइस में, यानी कि एक टॉन्ट करते हुए, एक मजाक उड़ाते हुए, टीज करते हुए वॉइस में, मैडी फेल्ट एम्बैरस, मैडी को बहुत बुरा लगता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी. एंड शी यूज्ड टू स्टडी द मार्बल्स, उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे उसके साथ खेलती रहती थी, रोलिंग देम राउंड एंड राउंड. एंड वो कुछ भी नहीं बोलती थी. कौन? मैडी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वैंडा, ऐसा नहीं कि उसको वैंडा के लिए बुरा लगता था. शी वुड नेवर हैव saying nothing herself, she would have never paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. बल्कि तो वो वैंडा की तरफ ध्यान भी नहीं देती कभी लाइफ में अगर पैगी ने ये पूरा जो गेम है वो स्टार्ट नहीं किया होता. But suppose Peggy and all others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. तो वो कोई भी एक्शन इसलिए नहीं ले रही थी बिकॉज उसको डर था कि पैगी और बाकी की लड़कियां उसको ना परेशान करना स्टार्ट कर दें, और वो भी बुरी. शी वॉज ऑल्सो पुअर, मैडी भी बहुत गरीब थी, बट इतनी गरीब नहीं थी जितनी वैंडा थी. परहैप्स बट शी वॉज पुअर. तो वो गरीब थी इसलिए उसको क्लियर था कि भाई ये चीज अपने हाथ में नहीं होती है. दैट्स व्हाई शी फेल्ट बैड ऑफ द वे कि मजाक उड़ाया जा रहा था इन चीजों का. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, और इसीलिए उसको लगता था कि ऑब्वियसली ये तो गलत है, वैंडा 100 ड्रेसेस क्यों बोलती है. ऑब्वियसली इससे ज्यादा सेंसिबल कोई भी हो सकता है कि इतना तो कोई नहीं बोलेगा. अगर आप गरीब और आप बोलोगे 100 कपड़े मेरे पास अलग अलग हर कलर के, तो ये चीज वो तो नहीं करती. कौन? मैडी. Still she would not like for them to begin on her. फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता था कि मजाक क्यों उड़ाना, मतलब मजाक उड़ाने का फंडा ही अच्छा नहीं लगता था. किसको? मैडी को. She wished Peggy would stop teasing Wanda patrons की, और उसका मन था कि पैगी काश बंद कर दे मजाक उड़ाना वैंडा का. Today even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. भले वो इस वक्त जिस दिन की बात हो रही है उस दिन भले ये लोग लेट हो गए थे स्कूल के लिए, बट फिर भी जो मैडी है वो खुश थी क्योंकि लेट हो गए तो वैंडा से मुलाकात नहीं हुई, तो पैगी ने वैंडा का मजाक नहीं उड़ाया. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. और मैडी जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, उसका इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी वो ऐसी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note. और वो अपने दिमाग में वही टेबल कर रही है, शायद 8 times 8 या मल्टीप्लिकेशंस कर रही है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम कर रही है, एंड वो विश कर रही थी, शी वांटेड
कि काश उसमें नर्व यानी कि करेज होता, हिम्मत होती टू राइट पेगी अ नोट, कि वो एक नोट लिख सकती पेगी के लिए, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी, बिकॉज वो आमने सामने बोलने की उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो सोच रही थी कि काश मैं इतनी हिम्मत जुटा पाऊं कि मैं एक लेटर लिख दूं, एक नोट लिख दूं पेगी के लिए टू से। और वो क्या बोलना चाहती थी, हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वैंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज, कि हमें अब वैंडा का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए, वी शुड नॉट आस्क हर अबाउट द ड्रेसेस। तो ये वो बोलना चाहती थी बट शी कुड नेवर से दिस फेस टू फेस, डर था उसको, साथ ही साथ वो ये लिखने का भी हिम्मत कोशिश कर रही थी कि काश वो लिख ले ऐसा। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. तो जैसे ही वो अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लेती है, सॉल्व कर लेती है, उसके बाद वो कोशिश करती है कि चलो मैं एक नोट लिखती हूँ, बट जैसे ही वो लिखना स्टार्ट करती है वो रुकती है और एकदम से she starts shivering. She is like नहीं, she can't write this. क्यों? She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and girls. Because उसको एकदम से दिखने लगा अपनी आंखों के सामने कि वो अब खड़ी है वैंडा की जगह और पेगी और बाकी लड़कियां अब उसका मजाक उड़ा रही हैं। Peggy might ask her where she got the dress that she had on. और उसको लग रहा था पेगी उससे पूछेगी भाई तुमने जो कपड़े पहने बताओ कहाँ से आई। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस, और मैडी को सबको बताना पड़ता है कि भाई पेगी के ये ड्रेसेस हैं, पेगी के हैंड मी डाउन क्लोथ्स वो पहनती है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, जो मैडी की मॉम ने चेंज करने की कोशिश किया है, हाइड करने की कोशिश किया है, डिस्गाइज किया है विथ न्यू ट्रिमिंग्स, नए डेकोरेशंस लगाकर, सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि रूम 13 में कोई भी नहीं पहचान पाए कि ये ड्रेस जो है वो पेगी की है। एंड दिस इज गिवन बाय 100 ड्रेसेस 1, लाइक दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द 100 ड्रेसेस 1। सो एक्सट्रैक्ट तो बहुत बड़ा था, लेट्स सी द क्वेश्चंस। Why did Maddie feel bad when Peggy made fun of Wanda? तो भाई मैडी को बुरा क्यों लग रहा था जब पेगी मजाक उड़ा रही थी? She liked Wanda a lot because she was like, oh my god, I like Wanda a lot. बिल्कुल भी नहीं, it was not at all the case. वो कभी ध्यान भी नहीं देती थी Wanda की तरफ, ऐसा दिया हुआ है। She didn't like the fact that fun was made of Wanda. Yes, उसको ये चीज पसंद नहीं थी कि क्यों मजाक उड़ाना है, तो मजाक उड़ाना was something which was not acceptable by Maddie, not that she liked Wanda. ठीक है? She was afraid of some disaster that could happen, because उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत अनहोनी हो जाएगी, डिजास्टर्स कोई सिचुएशन आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सो ऑप्शन सी गलत है। She was concerned about Peggy getting scolded by the teacher, because उसको पेगी की टेंशन थी कि मिस मेसन को पता चला अगर टीचर को तो वो तो चिल्ला देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज उसको मजाक उड़ाने का जो फंडा है ना वही पसंद नहीं था। क्लियर? ओके। मॉकिंग पोलाइट वॉइस, What does word mocking mean? इसमें mocking का मतलब क्या है? तो छेड़ना, एक तरीके से मजाक उड़ाना, टीज करना। So false teasing funny, देखो false मतलब झूठा, teasing मतलब मस्ती ऐसे पोक करते हुए या मजाक उड़ाते हुए, funny मतलब कोई चीज जो सच में फनी है उसको फनी बोलते हैं। डोंट गो विद ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता था कि भाई बी भी सही लग रहा है सी भी, बट जिनने अच्छे से पढ़ा हुआ है दे नो ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट वन। मॉक करना मतलब किसी को टीज करना। क्लियर? ओके। 38th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी सेड बाय मैडी, इनमें से क्या है जो मैडी बोल नहीं सकती? कुछ भी हो जाए मैडी ये नहीं बोल सकती। पेगी लेट्स एंड आवर फ्रेंडशिप, क्या वो पेगी को बोल सकती है देखो अब दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए? नहीं, उसमें इतने गट्स नहीं है। पेगी यू आर गुड एट ड्राइंग, बिल्कुल ये तो तारीफ है, बोल सकती है पेगी तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हो। पेगी सी दोस ड्रेसेस दैट वर टोल्ड टू अस बाय वैंडा, ये तो बोला भी है चैप्टर में कि देखो वो सारी ड्रेसेस जो हमको वैंडा ने बताई थी। ऑल ऑफ द अबव नहीं, कांट बी सेड इज ओनली वन, और वो है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके। 39th है, नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वैंडा, व्हाट डज फीलिंग सॉरी मीन? ऐसा नहीं था कि उसको वैंडा के लिए बुरा लग रहा था। तो ये बुरा लगना जो होता है फीलिंग सॉरी, इसका असली मतलब क्या है? टू फील सिंपैथी फॉर समवन, किसी के लिए बहुत दया फील करना, दया आना किसी पे। टू फील सैड फॉर समवन, किसी के लिए दुखी फील करना। टू फील कंपैशन फॉर अनदर पर्सन एंड देयर सिचुएशन, जो भी उनकी सिचुएशन है उससे रिलेटेड आपको दया आ रही है, आपको बहुत बुरा लग रहा है। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी कि फीलिंग सॉरी का मतलब होता है किसी के लिए बुरा लग रहा है। अब बुरा कुछ भी हो सकता है, सिंपैथी हो सकती है, सैड हो सकता है, कंपैशन हो सकता है। सो ऑल ऑफ द अबव जो है ये फीलिंग सॉरी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। डन? ओके। आ जाते हैं 48th क्वेश्चन पे। What stopped Maddie to write a note to Peggy? क्या हुआ ऐसा कि मैडी ने नोट लिखना बंद कर दिया? The thought that she could be the next target of Wanda, कि भाई वैंडा उसको टारगेट करेगी। वैंडा कहाँ करेगी, बेचारी अच्छी लड़की है, तो ऑप्शन ए तो गलत है। The thought that she could be the next target of Peggy and other girls, yes, उसको ये था कि पेगी और बाकी लड़कियों का नेक्स्ट टारगेट अब ये होगी मैडी, नॉट वैंडा। द थॉट दैट शी विल बी पनिश्ड बाय मिस मेसन, मिस मेसन का तो इसमें कोई बात ही नहीं हो रही है। कांट बी सेड, इट कैन बी सेड, इट शुड बी सेड, कि हाँ ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है। सो थॉट कि भाई पेगी और बाकी लड़कियों का वो नेक्स्ट टारगेट होगी, इस वजह से उसने नोट लिखना बंद कर दिया। नेक्स्ट आते हैं 41 क्वेश्चन पे। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। आई होप अभी तक के क्वेश्चंस में आपको एक दो क्वेश्चंस में डाउट हुआ होगा, अब बाकी के लिए आप शॉर्ट होंगे। अभी भी आपके पास दो क्वेश्चंस की चॉइस है जो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, दैट इज द पोएम, व्हिच इज ही शुड बी स्नार्लिंग राउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज,
bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. But he is locked in a concrete seal, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो और टाइगर इन द जू से लिया गया ये, ठीक है। बोला गया है कि वो स्नाल करता रहता, अगर वो बाहर होता नेचुरल हैबिटेट में टाइगर, तो वो घरों के आसपास अग्रेसिवली चिल्ला नहीं रहा होता, एक तरीके से शोर कर रहा होता है ना। जंगल से यानी जंगल के बिल्कुल कॉर्नर पे, कोने पे, बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने व्हाइट फैंग्स दिखा रहा होता, अनकवर कर रहा होता, अपने क्लॉज दिखा रहा होता और पूरे लोगों को, विलेज को डरा रहा होता। बट अभी वो कहाँ है? अभी वो एक कंक्रीट के बने हुए मजबूत सेल यानी कि केज के पीछे है, पिंजरे में बंद है। उसकी जितनी भी ताकत है वो बिल्कुल बार्स के पीछे है, यानी कि जो बार्स लगे हुए हैं ना जेल में, उसके पीछे उसकी ताकत बंद है। कांट डू एनीथिंग, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और कोई और कुछ काम है नहीं और उनको आदत भी होती है अपने नेचुरल हैबिटेट में चलते रहने की, तो वो अपने केज में जो है बार बार चल रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी लोग उसको देखने आते हैं उन सबको वो विजिटर इग्नोर करता है। ऑब्वियसली दो रीजन है, एक तो बार बार वही लोगों को देख के उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, दूसरी बात उसे पता है कि ये लोग उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। डन, ओके, चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। Which of the following explains the correct emotion linked with snarling in the poem? इसमें कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा वर्ड है जो स्नार्लिंग के साथ जुड़ा हुआ इमोशन बताता है? तो स्नार्लिंग का जब डेफिनेशन देखते हो ना, इसका मतलब होता है अग्रेसिवली चिल्लाना, ठीक है। तो अग्रेसिवनेस जो है वो है द इमोशन। इट्स नॉट मिसचीफ कि भाई शैतानी भरी हुई है दिमाग में, सिंपैथी, दया की बात हो ही नहीं रही, चीयरफुलनेस, बहुत खुश है, बिल्कुल भी नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी जो है अग्रेसिवनेस इज द करेक्ट इमोशन जो कि लिंक्ड है विद द वर्ड स्नार्लिंग। डन, ओके। 42nd है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपैरिजन दैट इज मेड इन द एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट में क्या दो चीजें हैं जिसको कंपेयर किया गया है? द पीपल अराउंड इट, जो लोग हैं उनका कंपैरिजन किया कि जंगल में जो लोग होते हैं आसपास टाइगर के वो, और अभी जो हैं। द कंडीशन इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो जू में कंडीशन है टाइगर की और जो नेचुरल हैबिटेट में कंडीशन है उसको कंपेयर किया गया है। द फैसिलिटीज ऑफ द टाइगर, टाइगर के पास कितनी फैसिलिटीज होती हैं उसको कंपेयर किया गया है। द माइंडसेट ऑफ द टाइगर, टाइगर क्या सोच रहा है उसको कंपेयर किया गया। तो बड़ा आसान है, हमको पता है एक जू में जो एनिमल बंद होता है और जब नेचुरल हैबिटेट में होता है उस कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है उसको कंपेयर किया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बहुत आसान, बहुत ही डायरेक्ट आंसर है। डन, ओके। 43rd है, वाई द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इज बिहाइंड द बार्स? ऐसा क्यों कहा है कि टाइगर की स्ट्रेंथ जो है वो बार्स के पीछे है? बिकॉज ही इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल, बिकॉज टाइगर जो है सबसे पावरफुल एनिमल है, इसीलिए बोल दिया है स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। ही इज पावरफुल इन ऑल कंडीशंस, बिकॉज कुछ भी हो जाए वो हमेशा ताकतवर रहता है। हिज पावर इज ओनली सीन इन द केज, क्योंकि सिर्फ एक पिंजरे में ही ताकत दिखती है टाइगर की और कहीं नहीं दिखती। हिज पावर इज कन्फाइंड बिहाइंड द बार्स, क्योंकि उसकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड द बार्स यानी केज में ही सीमित रह गई है। बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता ना, तो बार्स में बंद हो गई उसकी स्ट्रेंथ, ऐसा कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। डन, ओके, इजी, ऑल राइट, ओके। 44th पे आते हैं। ऑक्सीमोरॉन मीन्स यूज ऑफ टू सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी और ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसका मतलब होता है कि दो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया गया है। जैसे कि मैं अगर बोलूं स्मार्ट एंड फूल, ठीक है, इंटेलिजेंट फूलिश, दोनों अलग अलग हैं, राइट? इसी तरीके से इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जिसमें दो अलग अलग वर्ड जो है, दो इमोशंस जो हैं वो यूज किए गए हैं बिल्कुल ऑपोजिट? दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीमोरॉन। सो विविड स्ट्राइप्स, स्नार्लिंग अराउंड, क्वाइट रेज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बहुत आसान है, क्वाइट का मतलब होता है शांत, रेज का मतलब होता है गुस्सा, तो दोनों ऑपोजिट हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जांपल है। और अगर एमसीक्यूज का वीडियो देखा आपने लिटरेचर का, आपको ऑलरेडी आंसर आता था, राइट? ओके, चलिए आ जाते हैं 45th क्वेश्चन पे। विच कोट सपोर्ट्स द पोएम अ टाइगर इन द जू? अ टाइगर इन द जू जो है इसको कौन सा कोट या कौन सा कहावत जो है वो सपोर्ट करता है? हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू इज इन हार्मनी, कि भाई खुशी तब होती है या खुशी का एहसास तब होता है जब आप जो सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं वो सब एक जैसा हो। The sky is an infinite movie to me. I never get tired of looking at what's happening up there. जो आसमान है ये बिल्कुल never ending मूवी है मेरे लिए, बिकॉज मैं कभी भी थकता नहीं हूँ स्काई को देखते हुए। Let the caged animals be freed to wild. Let us be considerate and attempt to be kind. जितने भी पिंजरे में बंद हैं जानवर उनको हमें फ्री कर देना चाहिए और हमें कंसिडरेट और काइंड होना चाहिए टुवर्ड्स देम। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। टाइगर इन द जू में यही बताया जा रहा है कि एनिमल्स को बंद करके नहीं रखना चाहिए, उनको नेचुरल हैबिटेट में रहने देना चाहिए। सो ऑप्शन ए बी गलत है, डी हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये परफेक्ट है। डन, ओके। 46th क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपका नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. यानी सेकेंड बुक का चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी।
तो जैसे ही बाकी डॉगीज ने खाना वाना खा लिया तो ट्रिकी आता है बाहर और वो भी बाकी जो बच्चे कुछ बोल्स में खाना होता है उसको लिक करने लगता है, चाटने लगता है कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। इससे पता चलता है कि उसको भूख लग रही है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और फिर अगले दिन एक एक्स्ट्रा बोल रख दिया गया ट्रिकी के लिए और मिस्टर हेरियट को अच्छा लगा देखकर कि वो जो है एकदम से सबको पीछे छोड़ते हुए भागते हुए अपने खाने के लिए जाता है। फ्रॉम देन ऑन, और तब से लेकर हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, तब से उसको इंप्रूवमेंट देखने को मिला उसकी कंडीशन में, ट्रिकी की कंडीशन में। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। तो उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था बट वो पूरा टाइम जो है बाकी डॉग्स के साथ खेलता कूदता था एंड ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। जो भी मस्ती करते थे ये लोग सारे डॉग्स, उसको उसमें बहुत मजा आता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्पल्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और उसको मजा आने लगा था जब बाकी डॉग्स जो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं या वो खेल रहा है, तो ये सारी चीजें एक्टिविटीज जो उसको बहुत अच्छी लगने लगी। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew। और क्योंकि पहले तो ट्रिकी इतना इंटरेस्टेड नहीं था तो बाकी डॉग्स भी उसको इग्नोर करते थे कि वी डोंट वांट यू, बट अब जो है ट्रिकी थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया था, खेलने लगा था इनके साथ, तो वो भी उस गैंग का मेंबर बन गया। बट अलग ही दिखता था ट्रिकी क्योंकि वो एक सिल्की सा छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखता था बिकॉज उसको बहुत अच्छे से रखा गया है ना, पैसे वाले तरीके से उसको ट्रीट किया गया है, सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, तो इसीलिए बहुत प्यारा सिल्की सा बहुत खूबसूरत सा लगता था। और बाकी जो थे बहुत शैगी से ऐसे होते थे ना, बिल्कुल टपोरी टाइप जो होता है वैसे टाइप के डॉग्स जो है वैसा झुंड होता है, तो उसमें अलग ही दिखता था। बट येस, ट्रिकी यूज्ड टू फाइट लाइक अ टाइगर। वो एक टाइगर की तरह अपने खाने के लिए, अपने शेयर के लिए लड़ता था एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। और रात के टाइम पे वो भी रैट्स को, चूहे का शिकार करता था हेन हाउस में जैसे बाकी डॉग्स करते हैं। सो ये एक चेंज देखने को मिला था उसकी लाइफ में कि हाँ उसकी प्रोग्रेस हो रही थी। क्लियर? ओके। He had never had such a time in his life. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और ऐसा कभी भी ट्रिकी ने टाइम नहीं देखा था कि ऐसे बाकी डॉग्स के साथ मस्ती करते हुए। साथ ही साथ मिसेस पंफ्रे की कंडीशन बहुत खराब थी। दूसरी तरफ शी यूज्ड टू ऑलवेज कॉल, बहुत बार वो फोन लगाती थी ताकि वो लेटेस्ट बुलेटिन यानी कि जो भी लेटेस्ट न्यूज है रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ ट्रिकी उसके बारे में जान सके। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and was convalescing rapidly। क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जितने भी मिसेस पंफ्रे क्वेश्चंस करती थी उसके कुशन से रिलेटेड, उसके कोट से रिलेटेड, या उसको सारी चीजें दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये क्वेश्चंस इग्नोर करते थे मिस्टर हेरियट, नहीं देते थे उसका जवाब। बट यस, उन्होंने मिसेस पंफ्रे को बताया कि ट्रिकी जो है अब खतरे के बाहर है, आउट ऑफ डेंजर है, और साथ ही साथ वो बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है, कॉन्वल्सेसिंग रैपिडली। द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। और जब मिसेस पंफ्रे को पता चला कि भैया उसकी कंडीशन ठीक हो रही है, अब वो रिकवर कर रहा है, इस चीज से कुछ तो हो गया। किसको? मिसेस पंफ्रे को। आफ्टर दैट शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। और हुआ क्या फिर? वो वही चीज कि वो एग्स भेजने लगी, ब्रांडी भेजने लगी, वाइन भेजने लगी, जो हम ऑलरेडी चैप्टर में जानते हैं। नाउ लेट्स जस्ट सी द क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्ट तो बड़ा आसान है। Okay, आगे भी है। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो eggs भेजे जाते थे तो ये बहुत खुश रहते थे मिस्टर हेरियट, उनके पार्टनर्स, बढ़िया ब्रेकफास्ट में बहुत सारे eggs खा रहे हैं। और जब ये सब चीजें ठीक थी, बट जब वाइन की बॉटल आने लगी तब तो और ही खुश हो गए मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर्स। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। वाइन इसलिए भेजी जा रही थी ताकि ट्रिकी का ब्लड जो है वो अच्छा हो। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और लंच जो है वो एक फेस्टिवल, एक सेरेमनी, एक ओकेशन बन गया था जहाँ पे सेलिब्रेट करते थे मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर्स, बिकॉज वो लोग जो हैं 2 ग्लासेस वाइन के पीते थे खाने के पहले, और खाने के दौरान जो है बहुत सारे ग्लासेस पी लेते थे। सो इस तरीके से एग का आना, वाइन का आना, और लेटर ऑन हमें पता है ब्रांडी का भेजा जाना, एवरीथिंग वाज लाइक अ ट्रीट फॉर मिस्टर हेरियट एंड हिज पार्टनर्स। क्लियर? ओके। क्वेश्चन है, चूज द मीनिंग दैट एक्सप्लेन्स द वर्ड जॉसलिंग। जॉसलिंग का मतलब क्या है? फीलिंग और शोइंग वरी, नर्वसनेस और unease about something with an uncertain outcome, remain poised uncertainty in one place or between 2 states, the action of knocking, pushing roughly against someone in order to move past them, to get more space when you are in a crowd of people, recover one's health and strength over a period of time after illness or medical treatment। तो ये तो कॉन्वलेसिंग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। जब आप बिल्कुल नॉक कर रहे हो, पुश कर रहे हो, आगे बढ़ जा रहे हो, दैट वॉज समथिंग जो ट्रिकी कर रहा था, जॉसलिंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही मीनिंग है ऑफ द वर्ड जॉसलिंग। सो यू गेट द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डन? ओके।
47 पे आते हैं. व्हाट वर द चेंजेस सीन इन द कंडीशन ऑफ ट्रिकी. ट्रिकी की कंडीशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे. एट फूड इन अ बोल फॉर द फर्स्ट टाइम. ट्रिकी के पास इतने बोल्स थे ना कि ऐसा कुछ नहीं है, तो पहली बार बोल में खाना खाया, ये चेंज नहीं था. फॉट लाइक अ टाइगर फॉर ए शेयर. परफेक्ट. कभी उसने ऐसा किया ही नहीं था कि खाने के लिए वो एक टाइगर की तरह लड़ रहा है, मतलब वो तो ऐसा था लेजी सा, कोई एनर्जी नहीं बची थी, है ना. तो ऑप्शन बी सही है. इग्नोर्ड बाय अदर डॉग्स. ये कुछ चेंज नहीं था, ये तो पहले ही हो गया था कि बाकी डॉग्स उसको इग्नोर कर रहे थे. बिकेम सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट. वो पहले से ही सिल्की लिटिल है क्योंकि प्रॉपर्ली ग्रूम्ड था वो, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है. ही फॉट लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एंड दिस वाज समथिंग, जो कि एक चेंज देखा गया था ट्रिकी की कंडीशन में. क्लियर. ओके. नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द माइंडसेट ऑफ मिसेस पम्फ्रे इन द एक्सट्रैक्ट. तो मिसेस पम्फ्रे वाज लाइक शी होवर्ड एंशियसली, ऐसा बोला है ना. सो व्हाट वाज हर माइंडसेट. पर्टर्ब्ड, रिलैक्स्ड, चीयरफुल, इनसोसिएट. अब देखो, रिलैक्स मतलब मस्त थी वो कि ठीक है ट्रिकी तो ठीक ही होगा. चीयरफुल थी, ये हुर्रे ट्रिकी जो है हॉस्पिटल में. इनसोसिएंट का मतलब होता है कि आप बहुत बहुत खुश हैं, लाइक यू आर लाइक कि ठीक है सब कुछ बढ़िया है, बहुत लेड बैक हो आप, इग्नोर कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है. और पर्टर्ब्ड का मतलब होता है आप बहुत टेंशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, आप एंजाइटी फील कर रहे हो कि पता नहीं क्या हो रहा होगा. तो ऑब्वियसली मिसेस पम्फ्रे की जो कंडीशन है वो ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छे समझा रहा है. शी वॉज वेरी वेरी एंशियस. क्लियर. ओके. 49th क्वेश्चन है which of the following gives the meaning of the word bulletin in ringing a dozen times a day for the latest bulletin. तो bulletin का मतलब यहाँ पे क्या है. A short news program. वो न्यूज़ सुनने के लिए जाती थी कि बताओ भैया इस चैनल पे क्या न्यूज़ दिखाई जा रही है. न्यूज़ अबाउट द वेल बीइंग कि ट्रिकी कैसा है उसकी कंडीशन के लिए. A short report or news item released by an organization. कोई भी न्यूज़ या कोई भी ऐसे बोल सकते हैं आर्टिकल वगैरह जो न्यूज़पेपर में रिलीज किया गया है. और पैम्फलेट, जो पैम्फलेट नहीं बांटते हैं उसकी बात हो रही है. ऑब्वियसली यहाँ बुलेटिन मतलब ट्रिकी कैसा है, द न्यूज़ अबाउट द वेल बीइंग. डन. ओके. आ जाते हैं 50th क्वेश्चन पे. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्वलेसिंग. अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, है ना. सो टू रेस्ट इन ऑर्डर टू गेट बेटर बिफोर एन इलनेस और ऑपरेशन. टू गेट स्ट्रेस्ड इन ऑर्डर टू गेट बेटर आफ्टर एन इलनेस. रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस. नन ऑफ द अबव. तो क्योंकि आप एक ऑपरेशन के बाद ठीक होना चाहते हो, बिफोर एन इलनेस, अच्छा ठीक है, आप रेस्ट कर रहे हो एक इलनेस ऑपरेशन के पहले, क्योंकि आप इन ऑर्डर टू गेट बेटर, अच्छा, और इलनेस की बीमारी के बाद आप बेटर फील करने के लिए आप स्ट्रेस हो रहे हो. एंड रिकवर होना इज कॉन्वलेसिंग. ऑब्वियसली ट्रिकी रिकवर हो रहा था. दैट इज द करेक्ट मीनिंग. सो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है कि रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड कॉन्वलेसिंग. डन. तो ये सारे क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड. अब आपके पास बचते हैं टोटल लास्ट के 51 to 60 क्वेश्चन जिसमें आपको कोई एक्सट्रैक्ट नहीं मिलेगा. क्लियर. आई होप यहां तक के सारे क्वेश्चंस वर वेरी इजी फॉर यू. डन. ओके. चलिए नेक्स्ट आते हैं. लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है अटेम्प्ट द फॉलोइंग. यानी आपको कोई भी क्वेश्चन जो है इनमें से टोटल लिटरेचर में से आप कोई 4 छोड़ सकते थे और उनमें से ये भी है. 51 is which of the following is not the thing that हरी सिंह lied about. तो A Thief स्टोरी में हरी सिंह ने क्या चीज है जिसके बारे में झूठ नहीं बोला था. He knows how to write his name. क्या उसने ऐसा बोला था कि मुझे अपना नाम लिखना आता है. क्या उसने अपने नाम के बारे में झूठ बोला. क्या उसने ये बोला कि मुझे भी थोड़ी बहुत रेसलिंग आती है, या उसको खाना बनाना आता है. तो खाना बनाने का उसने झूठ बोला था, रेसलिंग के बारे में झूठ बोला था, और अपना नाम तो हमें भी नहीं पता उसका असली नाम क्या था. इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है कि कभी नहीं बोला हरी सिंह ने कि मुझे लिखना आता है ना. उसने पहले ही बोल दिया था कि मुझे लिखना नहीं आता और वो सिखा रहे थे उसको. क्लियर. ओके. चलिए नेक्स्ट इज द 52nd क्वेश्चन जहां पूछा गया है व्हाट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एपिस्टेमोलॉजी. द बॉल पोम है उसमें ये वर्ड पूछा गया है. सो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. यस इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. डिराइव फ्रॉम द वर्ड एपिस्टेम. यस. द थ्योरी ऑफ नॉलेज स्पेशली विद रिगार्ड टू इट्स मेथड, वैलिडिटी, स्कोप एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन जस्टिफाइड बिलीफ एंड ओपिनियन. यानी एक थ्योरी है क्या बेसिक स्कोप है, क्या बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग समथिंग, उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं. ये तीनों ही पॉइंट्स आपकी बुक में वर्ड मीनिंग में गिवन है. दैट इज समथिंग जो हम एमसीक्यूज में भी पढ़ चुके हैं. सो आंसर जो है वो फॉर श्योर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव है, विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एपिस्टेमोलॉजी. नेक्स्ट आते हैं 53rd क्वेश्चन पे. व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द सीगल्स पेरेंट्स व्हेन दे ट्रीटेड द सीगल इन अ डिफरेंट वे. तो सीगल के पेरेंट्स ने जब उसको इतना अलग तरीके से ट्रीट किया, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की बात कर रहे हैं हम, तो क्या रीजन था उसके बिहाइंड, कि खाना नहीं देना, छोड़ के चले जाना. व्हाट दे वांटेड टू इंप्रूव हिज मैनरिज्म्स. वो चाहते थे कि उसका जिस तरीके का मैनर है वो चेंज हो. टू एक्सप्लेन हिम देयर इंपॉर्टेंस. वो चाहते थे कि उसको अपने मॉम डैड की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ आए. टू हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर. वो चाहते थे कि वो अपने डर पे काबू पाए. और टू गेट रिड ऑफ हिम. वो चाहते थे भैया हमको नहीं मांगता है ये सीगल जो इतना कमजोर है, बिल्कुल भी नहीं. सो ऑप्शन नंबर सी जो है दिस वॉज द इंटेंशन बिहाइंड सीगल्स पेरेंट्स, कि उन्होंने ऐसा क्यों ट्रीट किया उन्होंने सीगल को, बिकॉज दे वांटेड कि सीगल अपने डर पे काबू पाए. क्लियर. नेक्स्ट इज द 54th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट्स का जनरल मीनिंग क्या है. डज नॉट हैपन स्मूथली. यस.
इनकंसिस्टेंट, परफेक्ट. ऑफन स्टॉप्स एंड देन स्टार्ट्स अगेन, बहुत इजी है. फिर से स्टार्ट्स का मतलब होता है कि कभी कभी इनकम आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी स्टोरी में पढ़ा है, राइट. सो इस तरीके से ये चीज स्मूथ नहीं है ना. समटाइम्स इट्स रफ, समटाइम्स इट्स ओके, तो नॉट स्मूथ, एक जैसा नहीं है. इनकंसिस्टेंट मतलब एक जैसा नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है. ऑफन स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन, तो एक बार स्टॉप होके फिर स्टार्ट हो जाता है. परफेक्ट. सो ऑल ऑफ द अबव जो है ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं फॉर दिस क्वेश्चन. डन. ऑलराइट, आ जाते हैं 55th पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन्स डायरी. इनमें से क्या है जो एन्स डायरी से रिलेटेड सही नहीं है. नॉट. द डायरी वॉज गिवन टू एन फॉर अ 13th बर्थडे. बिल्कुल परफेक्ट, 13th बर्थडे के लिए डायरी दी गई थी. डायरी क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ एन्स लाइफ फ्रॉम जून 12, 1942. ये भी परफेक्ट है, बिल्कुल बिगिनिंग में दिया हुआ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्स फ्रैंक. The final entry in the diary was made on August 2nd, 1944. नहीं, August 1st, 1944. So इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, बाकी सब सही है. So ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो पहले ही आपको डिस्प्ले हो गया था. आई होप ये आपको ऑलरेडी पता था. नहीं समझ आ रहा है तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्स फ्रैंक के बिगनिंग देख लो या फिर एमसीक्यूज का वीडियो देख लो. क्लियर. ओके. 56th है. Why did Hari Singh say that it was his short career as a thief? ऐसा क्यों बोला कि it was a short career as a thief? Because he is robbing for the first time. Because वो पहली बार चोरी कर रहा था. Because he is very young and thus has had a very short career till now. Because वो बहुत young था उस वक्त और इसीलिए अभी तक का बहुत कम टाइम हुआ है उसके करियर को स्टार्ट हुए. Because he started robbing when he was 10 years old. क्योंकि वो जब 10 साल का था तब उसने रॉबिंग करना स्टार्ट किया. Because he has not been successful in his line of work. Because उसका जो काम था, जो फील्ड था, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं था. Obviously शॉर्ट करियर का मतलब है कि क्योंकि उसकी एज कम है, साथ ही साथ उसने एज कम है तो थोड़ा ही काम किया होगा ना, तो करियर का ड्यूरेशन बहुत छोटा रहा है. दैट इज व्हाट इज ऑप्शन नंबर बी. बाकी 10 साल की बात हमको कहीं ना बताई गई है, ना रॉबिंग वो पहली बार नहीं कर रहा था, बहुत बार कर चुका है और अपने लाइन ऑफ वर्क में वो बिल्कुल उम्दा था, सक्सेसफुल था. क्लियर. ओके. 57th है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल कोट फॉर द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो पोएम पे बेस्ड कौन सा कोट है जो परफेक्टली जाता है. पॉजिटिव चेंज कैन टेक प्लेस थ्रू नेगेटिविटी ऑल्सो. द लिटिल थिंग कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन लाइफ. स्मॉल मोमेंट्स कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस. परफेक्ट, यही तो दिखाया उसमें. हैमलॉक ट्री, क्रो, स्नो, ये सब नेगेटिव है. पॉजिटिव बताया कि भैया चेंज आ गया पोएट के दिमाग में. सिमिलरली हर एक छोटी चीज भी बड़ा कोई चेंज ला सकती है एंड साथ ही साथ छोटे छोटे मोमेंट्स जो है बड़ा बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट कोट्स जो कि परफेक्टली डिफाइन करते हैं डस्ट ऑफ स्नो को. डन. ओके. 58th है. आइज इज अ सिंबल ऑफ. आइस, फायर एंड आइज में आइस किस चीज का सिंबल है. हेट्रेड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस. परफेक्ट. बाय हेट और बहुत कोल्डनेस होना, यू आर नॉट लाइक कंपैशनेट, सिंपथाइज नहीं करते हो, इनडिफरेंट हो, दैट इज व्हाट इज द परफेक्ट मीनिंग. सो यहाँ पे भी बड़ा आसान है. ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट सिंबल्स ऑफ आइस. लाइक आइज इज द करेक्ट सिंबल ऑफ ऑल ऑफ दीज. क्लियर. ऑल राइट. Last second question, that is 59th question. It says who all were present in the inauguration ceremony. यानी नेल्सन मंडेला की बात हो रही है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में कौन कौन थे. थाबो बेकी, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. मिस्टर डी लर्क, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. जिनानी, डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला. ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव कर दूं? बिल्कुल भी नहीं, गलत है. क्यों? क्योंकि थाबो बेकी सेकंड नहीं, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे. मिस्टर डी लर्क फर्स्ट नहीं, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे. और जिनानी, यस, शी वाज अ डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला. सो ऑप्शन सी जो है वही अकेला सही है, बाकी गलत है. बिकॉज वो सेकंड और फर्स्ट जो है वो गलत दिया है, तो ऑप्शन कैसे सही होगा. क्लियर. ओके. लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मीन्स. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब क्या होता है. द प्लान ऑफ मिस्टर हेरियट वॉज फाइनली अकम्प्लिश्ड. Tricky went back home. The doctor was successful in his surgery. Mrs. Pumphrey was not aware about the surgery. क्या triumph of surgery का मतलब ये है कि मिस्टर पंफ्रे को पता ही नहीं चला, ऑपरेशन हुआ ही नहीं है. डॉक्टर जो है वो अपने ऑपरेशन सर्जरी में सक्सेसफुल रहे, उन्होंने कोई सर्जरी की ही नहीं थी. ट्रिकी वेंट बैक होम. ट्रिकी घर चला गया. क्या वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी था या द प्लान ऑफ मिस्टर हेरियट वॉज फाइनली अकम्प्लिश्ड. जो प्लान था मिस्टर हेरियट का वो फाइनली अचीव हो गया था. यस. तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब है कि भाई जीत हुई, उन्होंने जो सोचा था बिना मेडिकल ट्रीटमेंट दिए उन्होंने ठीक कर दिया ट्रिकी को. सो ऑप्शन ए जो है ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का टाइटल का. Clear? Okay. So with this is the complete test paper. I hope you enjoyed solving this. I hope you know कि आप कहाँ stand करते हो अपने preparation पे, and this has helped you to pull up your socks कि नहीं भैया अब तो पढ़ाई करनी है. So with this we have ended the discussion of the paper, but there is one more thing that we need to discuss, और वो ये है कि अगर आप इसी तरीके से अपना और कोई subject या topic prepare करना चाहते हो, definitely for sure आप website visit कर सकते हैं Magnet Brains की, because आपको यहाँ पे options clearly पता चलते हैं what all you can study from our channel. दैट इज अगर आपको एनटीएससी प्रिपेयर करना है यू कैन कम एंड विजिट द चैनल. आपको ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है, यू हैव द वीडियोस फॉर दैट ऑल्सो. किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज वीडियोस आपको मिल जाते हैं.
टर्म 1 एग्जाम जैसे हमारा स्पेसिफिक है एमसीक्यूज, उसके वीडियोस चाहिए, आपको वन शॉट रिवाइज करना है, आपको लाइव सेशंस भी देखने हैं तो भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है. सो एनीथिंग यू वांट जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू गेट द वीडियोस ऑफ इट. एक्स्ट्रा लर्निंग इज ऑल्सो वन मोर थिंग. सो ये बड़ा आसान कर देता है आपके लिए कि वेबसाइट पे जाओ, क्लिक करो एंड यू गेट द सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड द वीडियो ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल एक डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ. आपको क्लास 10th इंग्लिश कुछ पढ़ना है, क्या करो ना, क्लास 10th पे क्लिक करो, आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे. अब बस देख लो इंग्लिश कहाँ है. इफ यू कैन फाइंड इट जस्ट स्क्रॉल. जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपको दिख जाएगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट्स जो है वो आपके सामने मेंशन्ड है. नाउ क्लिक ऑन द वन जिसका भी वीडियो आप देखना चाहते हैं. अब किसी भी बुक पे क्लिक कर दीजिए एंड यू विल गेट द स्पेसिफिक टॉपिक कि भाई यूनिट 1 में क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ाई गई हैं. वन शॉट, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी, एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइस, हर एक चीज मेंशन्ड है. और उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपको उससे रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो जो है उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. जैसे थीव स्टोरी का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, यू गॉट द वीडियो. वंस यू आर डन विद दिस, आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक कीजिए एंड अगेन आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करो, वीडियो मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ इजी इट इज एंड इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन if you want to explore other options too. Just scroll करना, search करना is going to waste your time, but website is something जहाँ सब कुछ order और arranged है, so you can just click and get the video. Clear? Okay. So with this we have finally come to an end of the discussion of today's paper, and if you feel कि बहुत सही पेपर था, you got to know कि आपकी प्रैक्टिस सही है कि नहीं, then it's a great option that you can start studying. ठीक है. और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि दिस वॉज समथिंग जो आपको क्लियर कर रहा है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है या कौन सा सेक्शन वीक है, उस हिसाब से आप रिलेटेड वन शॉट रिविजन और एमसीक्यूज के वीडियो देख सकते हो. बिकॉज आई रियली वांट कि 40 on 40 स्कोर करें आप सभी. सो ऑल द लिंक्स विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. क्लिक एंड गेट द वीडियो. क्लियर? सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन, दिस प्रिपरेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू create this impression in your mind that you're going to rock the exam. I just wish you all the very best. बहुत सारी बेस्ट विशेस मैं भेज रही हूँ आपको. एंड ऑल्सो जो भी आपको डाउट्स हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप अभी से एनालाइज करना स्टार्ट कर दो. थोड़ा ही टाइम बचा है, बट येस अभी भी टाइम बचा है. सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट प्रिपेयर द सेक्शन दैट यू फेल्ट कि थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा था. एनालाइज द पेपर. आपको कहाँ पे क्या लगा कि आप गलती कर रहे थे और आपको इस तरीके से इसको देखना चाहिए था क्वेश्चन को. दैट इज समथिंग दैट यू कैन एनालाइज इन टुडेज पेपर. एंड विद दिस अगेन आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस. आई नो यू guys are going to rock the exam, as I always say this, and I'm proud of you definitely because बहुत अच्छे मार्क्स आप लेकर आने वाले हो. So with this we have come to an end of the discussion of the paper, and if you feel that this was the video that definitely helped you in some other way, please give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can, ताकि जिनको भी आप चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए क्लास 10th के स्टूडेंट्स की, they can for sure solve this paper. And if you want, आप मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में भी शेयर कीजिए with as many students as you can, ताकि सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं, that too free of cost. And yes, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, do subscribe to the channel. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the furthermore videos, we are definitely going to meet and solve as many papers as we can. And again, best wishes, rock the exam, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.